बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेक्टर एरेज पर फोकस करेंगे और करेक्टर एरेज के साथ साथ ऑफ कोर्स हम स्ट्रिंग्स को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बिकॉज कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग्स। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज वी हम डिक्लेरेशंस ऑफ कोर्स अब तमाम एरेज की एक ही तरह से होती है, इसलिए हम डायरेक्ट मूव करें इनिशियलाइजेशन के ऊपर। आप करेक्टर एरेज को कैसे इनिशियलाइज करते हैं? जो पहला पॉइंट अपने अपने जहन में रखना है दैट इज कि आपके तमाम करेक्टर्स जो हैं वो दे आर स्टोर्ड एज ASCII कोड, दे आर स्टोर्ड यूजिंग दी ASCII कोड। ये बात अब अपने जहन में रखनी है आपने कि वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने सिंपल करेक्टर वेरिएबल्स पढ़ रहे थे कि तमाम करेक्टर्स जो हैं दे आर स्टोर्ड यूजिंग दी ASCII कोड्स। ओके, इसका जो सिंटेक्स है उसी तरह जैसे हमने अभी तक फंडामेंटल अरेज पढ़े, डेटा टाइप, अरे नेम, साइज और सबसेट ऑपरेटर के अंदर आप साइज देते हैं इक्वल्स टू वैल्यू। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज में मैं करेक्टर्स दे रहा हूँ और हर करेक्टर को हमने सेपरेट किया है कामा से, और ऑफ कोर्स ये एक ही करेक्टर होगा लेकिन मैंने C1 आप नहीं लिख सकते, आप एक ही करेक्टर लिख सकते हैं सब समझाने के लिए, करेक्टर 1, करेक्टर 2, करेक्टर 3। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि इट मीन्स कि यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर आपके पास एक ही करेक्टर आएगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। और जो आपके लास्ट करेक्टर्स के केस में होगा \0 नल करेक्टर, जिसको हम आगे चल के फर्दर डिस्कस करते हैं। In C++, all character arrays or strings must terminate with a null character \0. ASCII code of null character is 0. Or with character style initialization, a comma must appear after every character except the last value. The last character must also be \0, responsibility of the programmer. This is called character style initialization. जब आपने करेक्टर को इस तरीके से, अरे को इस तरीके से इनिशियलाइज करें कि आप हर करेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर दें और कामा दें, तो उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपकी लास्ट जो आप वैल्यू दे रहे हैं दैट इज \0 नल करेक्टर। ये एक स्पेशल करेक्टर है C++ में जो कि स्ट्रिंग्स का एंड या स्ट्रिंग्स की टर्मिनेशन को डिफाइन करता है। जहां \0 मिल जाए C++ में, दिस मीन्स दैट दिस इज द एंड ऑफ द करेक्टर। इसका ASCII कोड जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि 0 है। और अगर आप करेक्टर्स एक एक करेक्टर को कामा को के जरिए से आप अरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी आप सिंगल कोट्स के अंदर करेक्टर लिखते हैं फिर कामा फिर सिंगल कोट्स के अंदर करेक्टर, तो इस केस में आपको मेक श्योर करना है कि आपका लास्ट करेक्टर \0 है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोग्रामर की होगी कि वो लास्ट करेक्टर जो है नल करेक्टर्स में प्रोवाइड करेगा। या हम अरेज को इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं कि आप जो है ना स्ट्रिंग्स के फॉर्म में लिख लें, डबल कोट्स के अंदर जैसे आप नॉर्मल स्ट्रिंग्स लिखते हैं, और इन्हीं डबल कोट्स की दी स्ट्रिंग के गिर्द आप कर्ली ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं, जो आपका लास्ट वाला फॉर्मेट। दीज टू फॉर्मेट्स आर सिमिलर, ठीक है जी। लेकिन ध्यान में रखें विद स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन C++ compiler will insert \0 at the end of the string. So the array size must be at least 1 greater than the length of the string. इसके आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे और इन तमाम पॉसिबिलिटीज को हम साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। आपने एक अरे बनाया, डेटा टाइप करेक्टर है, नाम उसका a है, उसका साइज 4 है और आपने उसके अंदर वैल्यूज को असाइन करना है। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे आप? कंपाइल टाइम ये उससे पहले यानी एडिट करते हुए कोड करते देखें आपने यहाँ पे इसको 3 करेक्टर असाइन कर दिया, A, B एंड C, और मेक श्योर करना है कि आपका लास्ट करेक्टर क्या है \0 नल करेक्टर। अब आपकी जो एक्चुअल स्ट्रिंग है उसमें 3 करेक्टर्स हैं, A, B, C आर टोटल 3 करेक्टर्स, लेकिन हमने साइज 4 रखा है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ प्रोग्रामर कि आप जो है करेक्टर्स के जरिए से जब एरे को इनिशियलाइज करो तो आपका लास्ट जो वैल्यू है दैट मस्ट बी \0 आर नल। इससे क्या होगा, बिल्कुल जैसे हमने न्यूमेरिक एरेज में पढ़ा था कि हर वैल्यू जो है वो एक इंडेक्स पे पहुंच जाएगी और इन ऑर्डर पहुंचेगी, एक इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। A आपका \0 पे, B आपका लोकेशन 0 पे, B आपका लोकेशन 1 पे, C लोकेशन 2 पे, और \0 या नल करेक्टर आपका लोकेशन 3 पे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ईच करेक्टर इज स्टोर्ड यूजिंग इट्स ASCII कोड, तो स्मॉल A का ASCII कोड आपके पास 97 स्टोर हो जाएगा, स्मॉल B का 98, स्मॉल C के लिए 99 आ जाएगा, और \0 का ASCII कोड आपके पास 0 है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पे आपने अरे B लिया और आपने उसका साइज नहीं दिया, जैसे आप बिल्कुल न्यूमेरिक अरे में देते थे। तो अब देखें डबल कोट्स के अंदर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका करेक्टर जो अरे जो है ना, जो आपका B जिसका नाम है, ये इनिशियलाइज हो जाएगा A और B से। लेकिन इस केस में B का साइज आपके पास 3 होगा, क्योंकि जब आप डबल कोट्स के थ्रू आप इनिशियलाइज करोगे तो आजकल के मॉडर्न कंपाइलर जो हैं वो ये करते हैं कि आप वो मेक श्योर करते हैं कि खुद आपके लिए नल कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं। ऊपर कैरेक्टर वाले केस में
नल कैरेक्टर डालना आपकी जिम्मेदारी है। डबल कोट्स वाले यानी स्ट्रिंग स्टाइल में अगर आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हो तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपके लिए \0 डालेगा। दिस मीन्स द साइज ऑफ योर अरे हैज टू बी 1 ग्रेटर देन द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस केस में आपके अरे का साइज जो है वो 3 हो जाएगा। लोकेशन 0 पे a आएगा, लोकेशन b पे 1 आएगा और लोकेशन 2 पे \0 यानी कि नल पड़ा होगा। Size of the array can be omitted, ये हमने जैसे न्यूमेरिक array में पढ़ा था while initializing. In this case length of the string +1 for \0 will become the size of the array। आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ दो है, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं a b, और एक इसमें आपने ऐड कर दिया, टोटल स्ट्रिंग की साइज जो है वो 3 हो गया, टोटल सॉरी कैरेक्टर अरे का साइज 3 हो गया। वो एक आपने किस लिए ऐड किया, आपने नल कैरेक्टर के लिए ऐड किया। तो आपके पास मेमोरी में जब ये अरे बनेगा तो C++ विल मेक दिस अरे लाइक दिस। 0 की लोकेशन पर a का ASCII कोड, 1 की लोकेशन पर b का ASCII कोड और 2 की लोकेशन पर नल का ASCII कोड विच इज 0। \0 जो है स्पेशल कैरेक्टर इन C++, आल्सो कॉल्ड द नल कैरेक्टर। ये आपके पास एग्जांपल्स होंगे फुल इनिशियलाइजेशन की। अब ऑफ कोर्स आपको ने गेस कर लिया होगा अगर आप पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ अ पार्शियल इनिशियलाइजेशन। अरे आपने सी बनाया, उसके अंदर आपने 4 लोकेशंस दिए हैं, लेकिन स्ट्रिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर्स दिए हैं। तो सी लोकेशन 0 पे जाएगा और डी लोकेशन 1 पे जाएगा। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केस में बाकी जो रिमेनिंग लोकेशंस होती हैं देयर इनिशियलाइज टू 0। इस केस में भी वो 0 ASCII कोड से इनिशियलाइज होंगे, यानी रिमेनिंग लोकेशन जो है इसकी लोकेशन 2 और लोकेशन 3 दोनों पे C++ ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर \0 को इंसर्ट कर देगा। ठीक है जी। 0 पे लोकेशन 0 पे देखें 99 आ गया विच इज द ASCII कोड ऑफ C, 1 पे 100 आ गया विच इज द ASCII कोड ऑफ D, और लोकेशन 2 और 3 की रिमेनिंग लोकेशन थी, उन तमाम रिमेनिंग लोकेशन पे ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज होगी। और ये वो इंटीजर 0 नहीं, दिस इज द ASCII कोड 0 विच इज रिप्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर, अ नल कैरेक्टर \0। In case of partial initialization, pending locations will initialize to null character in order। अच्छा जी, partial initialization जो है वो उस पर हमने बात कर ली। अब जो है एक आपके पास special case which is called initializing the array with a string called empty string। 2 डबल कोट्स को जब आप बिल्कुल साथ में ला के रखें, आप कोई स्पेस इसमें ना दें, तो इस केस में आपका एरे डी जो है इसकी तमाम की तमाम लोकेशंस जो हैं वो नल कैरेक्टर से इनिशियलाइज होंगी, यानी इसकी हर लोकेशन पे नल कैरेक्टर का ASCII कोड 0 स्टोर हो जाएगा, \0 \0 \0। तो दिस इज अ क्विक वे ऑफ इनिशियलाइजिंग योर एंटायर अरे विद \0। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल्स में न्यूमेरिक अरेज केस में हम 0 से उसे इनिशियलाइज कर देते हैं। इस वजह से आप इसको 0 इनिशियलाइजेशन से तशबीह दे सकते हैं, आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। 0 इज द ASCII कोड ऑफ द \0। तो हमें पता है कि कैरेक्टर और इंटीजर ये आप इसमें कंपेटेबल हैं। तो यानी अगर आप किसी कैरेक्टर वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू दे दें तो वो ऑटोमेटिकली उस इंटीजर वैल्यू को उसका ASCII कोड ले लेता है। तो अगर आप ये वाली स्टेटमेंट लिख दें, ये लास्ट लाइन में आप देखें मैंने लिखा है कि अगर आप लिखें D4 इज इक्वल टू 0, जैसे आप न्यूमेरिक अरे को इनिशियलाइज करते थे, तो ये 0 जो है C++ इसको ASCII कोड के तौर पर ट्रीट करेगा और अरे D के तमाम लोकेशंस पे \0 या नल कैरेक्टर स्टोर कर देगा। तो ये लास्ट लोकेशन पे अगर आप देखें तो दिस पर्टिकुलर केस जो है जो आपके पास आप D4 इज इक्वल टू \0 ये हो गया, या फिर आपके पास ये जो ऊपर आपने इनिशियलाइजेशन की बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, इन दोनों में कोई फर्क ऐसा नहीं है। देखिए ये वाला केस जहाँ D4 इज इक्वल टू \0 है और हमने जो ऊपर अभी इनिशियलाइजेशन की ये वाला ये आप जहाँ आपने एम्प्टी स्ट्रिंग डायरेक्ट प्रोवाइड कर दी, ठीक है, ये वाला इस केस में भी आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ डायरेक्ट इनिशियलाइज हो रही है। इस केस में भी क्या होगा कि आपके पास जो है ये दोनों केसेस जो हैं आपके पूरे एरे को किससे इनिशियलाइज कर देंगे, नल कैरेक्टर से या \0 से ये इनिशियलाइज कर देंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, देखें जब आपने लिखा 4x3 इक्वल्स डबल कोट CBC, अभी आपसे मैंने पिछले स्लाइड्स पर इसके अगर आप स्ट्रिंग स्टाइल इनिशियलाइजेशन करें तो मेक श्योर करें कि आप एक लोकेशन एम्प्टी छोड़ेंगे नल कैरेक्टर के लिए। लोकेशन 0 पे 1 आ गया, 1 पर B आ गया और लोकेशन 2 पर C स्टोर हो गया। 0 1 2 एरे की तीनों लोकेशंस फिल हो गई, आपने \0 के लिए जगह नहीं छोड़ी। तो डबल कोट्स अगर स्ट्रिंग स्टाइल इनिशियलाइजेशन में आप ऐसा करेंगे तो आपको C++ इसका कंपाइलर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और आपको एक एरर मिल जाएगा।
ठीक है जी, मस्ट कीप वन लोकेशन ब्लैंक फॉर दी नल कैरेक्टर, दिस इज अ कंपाइल टाइम एरर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एरे का जो भी साइज है आपकी स्ट्रिंग का साइज से कम होना चाहिए ताकि सी प्लस प्लस लास्ट लोकेशन पे आपके लिए \0 इंसर्ट कर सके। अब ये वही न्यूमेरिक एरे वाली एग्जांपल्स में दोबारा उठा रहा हूँ। अगर आप देखें y जो है उसका आपने साइज प्रोवाइड नहीं किया, अगर आप साइज प्रोवाइड ना करें तो एरे को इनिशियलाइज करना मस्ट होता है। तो इनिशियलाइज करते हैं आपने उसको दे दी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब तो ये है कि आप उसमें कोई नल मींस नथिंग, यू आर गोइंग टू स्टोर नथिंग इन इट व्हिच इज एक्चुअली द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप उसकी पहली लोकेशन पे \0 स्टोर कर दें तो आपने एक जीरो साइज का एरे बना दिया जिसमें नल स्ट्रिंग स्टोर है ये। और अगेन इसका साइज चूंकि 0 है तो इसमें आप कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। और y(2) में देखें, z(2) में हमने उसको ASCII कोड से इनिशियलाइज किया। इसकी लोकेशन 0 पे 65 स्टोर होगा। जब आप इसको इंटीजर 65 देंगे, देखिए हमने विदाउट सिंगल कोट्स दिया है तो दिस इज नॉट अ कैरेक्टर, दिस इज एन इंटीजर और दो डिजिट्स हैं। तो 65 जो है दिस इज द ASCII कोड ऑफ द कैपिटल ए, तो ये ऑटोमेटिकली लोकेशन 0 पर कैपिटल ए स्टोर हो जाएगा। 66 की वजह से लोकेशन 1 पर आपके पास कैपिटल बी स्टोर हो जाएगा और 0 इज द ASCII कोड ऑफ नल कैरेक्टर। तो आपके इसकी जो लोकेशन 2 है उस पर आपने \0 या नल कैरेक्टर स्टोर कर दिया। तो ये बेसिकली 0 और 1 पे एरे खत्म हो गया। अब लोकेशन 2 इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द एरे, और हम न्यूमेरिक एरेज में पढ़ चुके हैं कि आपका C++ जो है वो एरे पर बाउंड्री चेकिंग प्रोवाइड नहीं करता। तो इस वजह से आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, लेकिन इस केस में आप इस एरे में कोई स्टोर नहीं कर सकते। और इस केस में ये जो आपकी वैल्यू है ये आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगी क्योंकि आप आर गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द एरे। अच्छा, जो अब इसी तरह y(0) और y(1) प्रिंट करेंगे, अगेन देयर विल बी नो एरर, लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे z(-1) और z(1). अलबत्ता आपको z(-1) तो आप जो है ना देखें वो दे रहा है आपको बाउंड्री से नीचे से कोई गार्बेज वैल्यू निकाल के देगा अनएक्सपेक्टेड। और z(1) आपके पास b पड़ा हुआ था, यहाँ पे आइडियली जो है b प्रिंट होना चाहिए, लेकिन z(2) will definitely be an unexpected result, that because that is beyond the boundary of the array। जैसे मैंने आपको बता दिया 0 साइज एरे क्रिएट हो गया पहली वाली एग्जांपल में। कैरेक्टर एरेज को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं डायरेक्ट ASCII कोड से, इसकी एग्जांपल दे दी है। यानी ये बात ध्यान में रखनी है, इंटीजर्स विदाउट डबल कोट्स जब आप लिखेंगे कैरेक्टर एरेज में तो ऑटोमेटिकली C++ उनको ASCII कोड कंसिडर करेगा और उन ASCII कोड्स के अगेंस्ट जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो कैरेक्टर्स उन लोकेशन पे स्टोर कर देगा। वंस अगेन अ रिमाइंडर, C++ does not put any check on boundaries of the array, garbage values will be printed in the case of this example। So ये आप पढ़ लें, इसको देख लें, जो बातें मैंने एक्सप्लेन की ये सारी बातें बिल्कुल वैसे ही होती हैं। अच्छा, अब देखें जो टॉप पे आपके पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल वंस अगेन क्या कर रहा है आपके पास, वी आर मिक्सिंग इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, लेकिन इट्स एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल, आपके लॉजिक थोड़ा सा बन जाए। A1 एरे है, 3 लोकेशंस हैं 0 1 2, आपने उसको इंटीजर्स दिए हैं। अगेन ASCII कोड ऑफ A, ASCII कोड ऑफ B एंड ASCII कोड ऑफ नल कैरेक्टर। तो अब ये प्रॉपर इनिशियलाइजेशन है क्योंकि इसका साइज 3 है। आपके पास A लोकेशन 0 पे चला गया, B लोकेशन 1 पे चला गया और लोकेशन 2 पे नल कैरेक्टर स्टोर हो गया। A2 एरे आपने बनाया और उसको आपने अगेन 3 लोकेशंस के बनाया। अब लोकेशन 0 पे स्मॉल a, इसका ASCII कोड 97 है, यानी आपको पता है नंबर्स बैकएंड पे एज एन ASCII कोड स्कोर होंगे। कामा के बाद आपने अब कैरेक्टर नहीं दिया, आपने इंटीजर दिया है। आप ऐसे मिक्सिंग कर सकते हैं 98 एज लॉन्ग एज द गिवन इंटीजर is representing a character, a proper character, a printable character, तो वो प्रिंट होगा और वो स्ट्रिंग आपको विजिबल भी होगी। 98 इज द ASCII कोड ऑफ स्मॉल b, तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और c जो है एज इट इज स्टोर होगा, c का अपना ASCII कोड जो है वो 99 है। और इस केस में आपने अरे 3 बनाया है जिसकी 4 लोकेशन, उसको आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो दिस विल बी एक्चुअली अ गार्बेज वैल्यू। अब देखें अगर आपके पास इसी तरह लेट्स सपोज एक अरे c है एक्सक्यूज मी, आपके पास जो है अरे C और इसके अंदर 100 लोकेशंस, आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग से। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसकी 100 के 100 लोकेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेशन 0 टू लोकेशन 99, तमाम लोकेशंस पर \0 यानी कि नल कैरेक्टर स्टोर हो जाना चाहिए या उसका ASCII कोड 0 स्टोर हो जाना चाहिए। तो आप इस बात को कैसे कंफर्म कर सकते हैं? यू कैन कंफर्म इट बाय प्रिंटिंग द फर्स्ट लोकेशन, यानी अगर आप C ऑफ 0 इसकी पहली लोकेशन को कास्ट कर दें इंटीजर में और उसको प्रिंट करें, तो इंटीजर में आप प्रिंट करने के बाद देखेंगे आपके पास आउटपुट जो है वो 0 आएगा क्योंकि नल का ASCII कोड जो है वो आपके पास 0 ही है। ठीक है जी, ओके लेट्स मूव ऑन।
अब पहले हम एरे साइज की कैलकुलेशन पे बात करते थे, हम स्ट्रिंग साइज की कैलकुलेशन पे बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली आपकी स्ट्रिंग जो है यूजुअली उसका साइज आपके एक्चुअल कैरेक्टर से छोटा होता है, और आमतौर पे जो कि स्ट्रिंग्स रन टाइम पे ली जाती हैं ज़्यादातर, और वो स्ट्रिंग्स के केस में हम ऐसे डेटा से डील कर रहे हैं जिसका लेंथ आमतौर पे फिक्स नहीं होती, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हर बंदे के नाम में डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ द स्ट्रिंग रादर देन द साइज ऑफ द एरे। अगर आपने एरे साइज कैलकुलेट करना हो तो वही टेक्निक्स यूज होंगी जो हमने पहले न्यूमेरिक एरेज के लिए लर्न की। यहाँ पे हम स्ट्रिंग की कैलकुलेशन पे बात करेंगे वो कैसे करना है। देखिए, हम फायदा उठाएंगे किस करेक्टर का, नल करेक्टर का। हमें पता है कि सी में तमाम करेक्टर जो हैं उनका लास्ट करेक्टर \0 यानी कि नल करेक्टर होता है। अब कैसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने करेक्टर एरे बनाया, नाम उसका str है, उसके अंदर 5 लोकेशंस, आपने उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर दी FAST फास्ट। F जो है लोकेशन 0 पे स्टोर हो गया, A लोकेशन 1 पे स्टोर हो गया, S लोकेशन 2 पे, और T लोकेशन 3 पे, और इसकी लास्ट लोकेशन जो कि 4th लोकेशन है वो हमने इसलिए एम्प्टी छोड़ी कि उस पर नल करेक्टर यानी कि \0 स्टोर होगा, क्योंकि दिस इनिशियलाइजेशन इज इन द स्टाइल ऑफ अ स्ट्रिंग, डबल कोट्स हैं, तो इसमें C++ ऑटोमेटिकली 4th लोकेशन पे नल करेक्टर यानी कि \0 जो है वो स्टोर करेगा। अब देखें ये एरे आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। F का ASCII कोड 70 है, A का 65 है, S का 83 और T का 84 है, और \0 का ASCII कोड 0 है। ये आपके पास, अब हमने इसकी स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है। ये हमने एरे का देख लिया कि मेमोरी में इसकी शेप कैसे होगी, मेमोरी में एक्चुअल डेटा क्या स्टोर होगा। तो इसकी स्ट्रिंग कैलकुलेशन के लिए हम जैसे वहाँ पे न्यूमेरिक एरे के केस में साइज अंडरस्कोर एरे के नाम का वेरिएबल बनाते थे। साइज अंडरस्कोर एरे का नेम जो है शो करता था कि इस एरे का साइज क्या है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग कैलकुलेशन के लिए लेंथ अंडरस्कोर स्ट्रिंग नेम का हमेशा वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग के साथ, जो हमें ये शो करेगा कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, लेंथ अंडरस्कोर str। इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और ऑब्वियसली मैं इसको एक एक करके इंक्रीमेंट करूंगा हर करेक्टर को काउंट करते हुए। उसके लिए एक सिंपल सा हम लूप यूज कर रहे हैं, और इस लूप में देखिए हमने जो स्टेटमेंट लिखी है दैट इज str array length underscore str प्लस प्लस इज नॉट इक्वल टू \0। अब ये आपके पास कैसे काम करेगा, str के सामने आपको जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर नजर आ रहा है, इसको आप वैल्यू प्रोवाइड करें लेंथ अंडरस्कोर str की। लेंथ अंडरस्कोर str की वैल्यू पहले ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को दे देगा विच इज 0, और उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंटेशन है। पोस्ट इंक्रीमेंटेशन केस मैंने आपसे कहा था अदर ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है और इंक्रीमेंटेशन बाद में होती है। इस केस में अदर ऑपरेशन क्या है कि लेंथ अंडरस्कोर str जो है इसकी वैल्यू आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को दे दें। इसकी करंट वैल्यू क्या है 0, str को आपने 0 दे दिया, तो str ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है f, यानी उसका ASCII कोड क्या है 70 इज नॉट इक्वल 70 जब इसको मिल गया ना, सॉरी ये जब 0 इसको मिल गया, तो ये इसका आप इमेज जहन में ऐसे बनाए ना कि str ऑफ 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे str ऑफ 0 की वैल्यू उठानी है। उसके बाद str को ये इंक्रीमेंट करेगा 1 कर देगा, लेकिन str की वैल्यू इंक्रीमेंट करने से पहले सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को 0 मिल चुका है, तो str ऑफ 0 से इसने वैल्यू उठाएगा 70, और 70 is not equal to the ASCII code of \0 is 0, this condition is true। तो ये सेमीकोलन एक दफा बॉडी को रीड करके वापस दोबारा कंडीशन पे आएगा और कंडीशन दोबारा रन होगी। अब देखें str ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लेंथ अंडरस्कोर str which is pointing to 1, यानी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को पहले str की वैल्यू दे दो। तो अब यहाँ पे आप ये जहन में रखें कि यहाँ लिखा हुआ है str और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर लिखा हुआ है 1। str की किस लोकेशन से वैल्यू उठा लो, 1 से, विच इज 65 या A। तो ये A या उसका ASCII कोड 65 उठा लेगा, और उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा 1 + 1 2, लेकिन ये लोकेशन चेकिंग जो है 1 की बेस पे कर रहा है। 65 इज नॉट इक्वल टू \0, तो कंडीशन इज ट्रू, बॉडी में आएगा और दोबारा ये स्टेटमेंट चलेगी। str लेंथ ऑफ str, यानी लेंथ str की क्या वैल्यू है 2, str की सेकंड लोकेशन से करेक्टर उठाओ। सेकंड लोकेशन पे आपके पास s पड़ा हुआ है जिसका ASCII कोड जो है आपके पास है 83, तो ये 83 को कंपेयर करेगा नॉट इक्वल टू \0। कंपैरिजन से पहले ये str को एक दफा इंक्रीमेंट कर देगा 3, ये वैल्यू ले चुका है सेकंड लोकेशन से विच इज 83, तो s या 83 इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आएगा एक टर्मिनेटर लिखा हुआ है, ये वापस आ जाएगा, दोबारा इसको रन करेगा। अब आप कह रहे हैं str की थर्ड लोकेशन से वैल्यू उठाओ, वहां पे 84 पड़ा हुआ है विच इज द ASCII कोड ऑफ t।
तो 84 की वैल्यू इस कंडीशन को देने के बाद ये एस टी आर को इंक्रीमेंट कर देगा विच इज 4. 84 इज नॉट इक्वल टू \0, कंडीशन इज ट्रू. ये बॉडी में आएगा, स्टेट टर्मिनेटर को एक दफ़ा प्रोसेसर ज़रूर पड़ेगा, मूव बैक टू कंडीशन. अब एस टी आर लेंथ अंडरस्कोर एस टी आर, ये क्या वैल्यू है 4. एस टी आर 4 से ये नल कैरेक्टर का आस्की कोड उठाएगा 0. 0 इज नॉट इक्वल टू null character. 0 basically means the null character. null character is not equal to null character. ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी अब आपने यहाँ पे रुकना है. null is not equal to null. जब आपको null मिल गया तो आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई. हमने यही करना था कि अरे के अंदर पड़े हुए तमाम कैरेक्टर्स को काउंट करते रहना था जब तक आपको null ना मिल जाए. आपको null मिल गया, कंडीशन फॉल्स होगी, तो आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे. लेकिन बाहर निकलने से पहले ऑफ कोर्स आपको पता है ये कंडीशन जो है str++ करके जाएगा. पहले ये इस वेरिएबल की वैल्यू सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को देगा और उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा, यानी कंडीशन में इंक्रीमेंट होने से पहले वाली वैल्यू इस्तेमाल होगी. लेकिन निकलते जाते जाते इसने str की वैल्यू 5 कर दी. अब आप इस कोड से बाहर आ गए तो आपकी जो लेंथ जो कैलकुलेट हुई वो हो गई 5. तो आपको नजर आ रहा है कि दिस लेंथ इज नॉट करेक्ट. अगर आप एरे को देखें तो आपका एरे 4 का है, साइज का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग ऑल द वे अप टू 3. और एक्चुअल जो आपकी स्ट्रिंग है वो भी 4 कैरेक्टर्स की है, FAST4. तो इस लेंथ को आपके पास करेक्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इस लूप से, याद रखें सेमीकोलन लगाना मस्ट है, इस लूप से जब आप बाहर निकलें, पूरा लूप चल जाए, तो उसके बाद आप लेंथ को आखिर में एक दफ़ा डिक्रीमेंट कर दें. 5 - 1 4. तो आपकी स्ट्रिंग की एक्चुअल लेंथ आ गई. अब की पॉइंट्स जो अपने जहन में, टेक अवे पॉइंट्स जो आपने स्लाइड्स अपने जहन में रखने हैं वो क्या है. नंबर 1, जो आपकी लेंथ अंडरस्कोर str आपने का वेरिएबल है, इट नाउ कंटेन्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इफ काउंटेड फ्रॉम 1. यानी आपकी जो एक्चुअल स्ट्रिंग है उसके अंदर सारी कैरेक्टर्स हैं, 1 से काउंट करें, 1 2 3 4, FAST. अगर आप मेरे माउस कर्सर को प्लीज साथ साथ फॉलो करते रहें तो आप देखें आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग की लेंथ जो आपके पास 4 होगी. उसके बाद ये जहन में जरूर रखना है कि str लेंथ अंडरस्कोर str, ये यानी ये जो वेरिएबल है दिस 4 str4 नाउ पॉइंट्स टू \0. ये आपकी स्ट्रिंग का एक्चुअल काउंट भी आ गया, लेंथ भी आ गया, और इस लोकेशन पर एक्चुअली नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है. ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आइंदा कोडिंग करते हैं आपके काम आएगी. ये 2 पॉइंट्स आपने जहन में बिठा लेने हैं, बड़े ज़रूरी हैं. और टू टवर्ड्स दी एक्चुअल कैरेक्टर्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर किसी एरे के कैरेक्टर एरे के या स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर्स को आपने एक्सेस करना हो प्रोसेसिंग के लिए, ट्रावर्सल मींस एक्सेस, तो आप उसका मतलब ये है कि आपको एक लूप चलाना होगा, एंड लूप विल हैव टू रन फ्रॉम 0 टू ऑल द वे लेंथ अंडरस्कोर str - 1. क्यों? इसलिए कि एक्चुअल जो लास्ट लोकेशन है वहां पे नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है, लेंथ अंडरस्कोर str वाली लोकेशन, वहां पे आपकी स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर नहीं पड़ा हुआ. तो ये की पॉइंट्स हैं, ये टेक अवे पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं कैलकुलेशंस के हवाले से. अब देखिए, अगर आपने इनपुट आउटपुट करना हो स्ट्रिंग का थ्रू लूप, वो आप कैसे करेंगे? इनपुट आउटपुट ऑफ स्ट्रिंग थ्रू लूप जो है उस पर हम थोड़ी सी एग्जांपल अब देखेंगे. यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने एक एरे बनाया a और उसको आपने इनिशियलाइज कर दिया a/b\0 से, या इक्वल्स, देखें मैंने सामने उसकी स्ट्रिंग स्टाइल इनिशियलाइजेशन भी किया है. जब आप कैरेक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर रहे हैं तो मेक श्योर आप \0 दें, क्योंकि कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन स्टाइल में ये नल कैरेक्टर देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नहीं दोगे तो सी का कंपाइलर एरर नहीं देगा, लेकिन आपके लिए इश्यूज आएंगे, उसकी आगे एग्जांपल आएंगी. अगर आपने डबल कोट्स के अंदर इस तरीके से a b लिखकर इनिशियलाइज कर दिया तो a आपका लोकेशन 0 पे चला गया और b आपका लोकेशन नंबर 1 पे चला गया. ठीक है जी. और इसके बाद जो है आपके पास लोकेशन 2 पर आपका क्या गया, \0. अच्छा, अब हमने इसका इनपुट आउटपुट को देखना है कि इनपुट आउटपुट कैसे होगा. अच्छा, तो इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स हमने बनाए. उसके लिए हमने देखे हैं सबसे पहले, जैसे मैंने आपसे पिछली स्लाइड पर की थी कि लेंथ अंडरस्कोर str का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेंगे. स्ट्रिंग की लेंथ को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से. ये आपका जो उसका मेमोरी व्यू देने के लिए थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्चुअली, तो लेंथ अंडरस्कोर str में आपने 0 स्टोर कर दिया. अभी हमने पिछली स्लाइड पर ये लूप पढ़ा और ये लूप आपको पता है कि ये इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेगा इस तरीके से, 0 से +1, फिर 1 + 1 2 और 2 + 1 3, और एक्चुअली फिर हमने इसे वापस लाना होगा माइनस करके बैक टू 2, क्योंकि आपकी एक्चुअल लेंथ की स्ट्रिंग क्या है, सॉरी आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग की लेंथ जो वो 2 है.
तो ए बी दो कैरेक्टर्स है, और जो पॉइंट्स हमने की पॉइंट्स लेके दिस टू नॉट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर एक्चुअल लेंथ इफ काउंटेड फ्रॉम 1। आप साथ साथ काइंडली मेरे माउस कर्सर को भी फॉलो करते रहें कि ए और बी दो कैरेक्टर्स हैं, ये आपके स्ट्रिंग की एक्चुअल लेंथ है, और लेंथ अंडरस्कोर एसटीआर जो 2 है इस लोकेशन के ऊपर आपके पास \0 पड़ा हुआ है। अब ये लूप जो है इट्स अगेन अ वन लाइनर लूप, और ये आपके पास क्या कर रहा है, ये आपके पास कैरेक्टर एरे ए की तमाम लोकेशंस को 1 बाय 1 करके प्रिंट कर रहा है। ये उसका प्रिंटिंग का एक तरीका आउटपुट का। आप सबसे पहले आपको बताया कि इनिशियलाइजेशन होती है, उस केस में आपका आई इनिशियलाइज हो जाएगा किससे, 0 की वैल्यू से। उसके बाद आप जो है ना कंडीशन चेक करेंगे, आई की वैल्यू 0 है और लेंथ अंडरस्कोर की वैल्यू 2 है, तो 0 इज लेस देन 2 द कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो तो कीप इन माइंड कि यू जंप टू विच पार्ट, यू जंप टू दी बॉडी, जहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखा है उसको एक दफ़ा पढ़ के फिर ये आएगा अपडेशन वाले पार्ट में, और कामा के लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन को पहले एग्जीक्यूट करेगा विच इज सी आउट ए ऑफ आई। ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो, आई पॉइंट कर रहा है 0 को, तो दिस मीन्स कि आप क्या कह रहे हैं कि ए की 0th लोकेशन पे पड़ी वैल्यू को प्रिंट करें। ए की लोकेशन 0 पर स्मॉल ए, ऑफ कोर्स उसका आस्की कोड 97 स्टोर होगा मेमोरी में एक्चुअली, लेकिन अब यहाँ पे अब आपका आस्की कोड का चूंकि कॉन्सेप्ट बन गया तो बातों को सिंपल रखने के लिए मैं कैरेक्टर को यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअल कैरेक्टर यहाँ पे मैंने लिया स्मॉल ए स्टोर है, ये ए प्रिंट होना चाहिए। तो ये वाली लाइन जब रन होगी तो पहले आपके पास इस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन की वजह से स्मॉल ए प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद कामा के बाद आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होने से 0 + 1 आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी टू 1। देखें ए प्रिंट हो गया, और कंसोल अगर आप अपना इसका अपना मॉनिटर की स्क्रीन या एलईडी स्क्रीन अगर आप इसको अपनी कंसिडर करें, कंसोल पे ए आ गया और आई की वैल्यू होगी 1। इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारा कंट्रोल 1 सेकेंड जाता है कंडीशन पे, हम आई की वैल्यू चेक करेंगे, आई की करंट वैल्यू आपके पास है 1, 1 इज लेस देन लेंथ अंडरस्कोर एसटीआर, 1 इज लेस देन 2, द कंडीशन इज ट्रू। अगर ट्रू है तो बॉडी में आके स्टेटमेंट टर्मिनेटर को प्रोसेसर एक दफ़ा रीड करेगा और यहाँ से जंप करेगा इसके अपडेशन या इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन पार्ट में, और उसमें 1 सेकेंड पहले सी आउट ए ऑफ आई होगा, तो ए ऑफ 2 लोकेशन को आप प्रिंट करें तो देखें, सॉरी ए ऑफ 1, आई की करंट वैल्यू 1 है, तो एक ए ऑफ 1 पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आपके पास बी पड़ा हुआ है, तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा बी, और फिर आई प्लस प्लस के एग्जीक्यूशन की वजह से इस आई की वैल्यू आपके पास इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। जब ये दोनों एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाए, पूरे तमाम एक्सप्रेशन चल जाएं, तो फिर आप कंडीशन पे आते हैं, दोबारा चेक करते हैं, आई इज लेस देन लेंथ अंडरस्कोर एसटीआर, आई की करंट वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, किसी और लाइन पे चले जाएंगे। तो अब देखें इस लूप के एंड पे क्या हुआ, आपने इस कैरेक्टर एरे ए के तमाम कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दिया। अब आपकी स्ट्रिंग में चाहे 20, 30, 100 या 1000 जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आप ये दो लूप्स को यूज़ करते हुए ये जो 3 लाइंस का लॉजिक है इसको यूज़ करते हैं आप किसी भी कैरेक्टर अरेज को, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक, इसी लूप को अगर आप देखें लिखने का एक तरीका ये भी है, हम एडवांटेज यहाँ पे ले रहे हैं किस कैरेक्टर का, नल कैरेक्टर का। ये देखें आई को 0 से इनिशियलाइज करो, और फिर हम उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं कि ए ऑफ 0 पे \0 नल तो नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा, कंडीशन ट्रू है तो सेमीकोलन इन स्टेटमेंट टर्मिनेटर या बॉडी को रीड करने के बाद आप अपडेशन पार्ट में है और आपने कहा सी आउट ए ऑफ 0 में आपके पास ए पड़ा, ये प्रिंट कर देगा, आई प्लस प्लस 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर ए ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू \0 तो ए ऑफ 1 प्रिंट हो जाएगा विच इज द कैरेक्टर बी, आई प्लस प्लस से आप इसके बाद लोकेशन 2 पे आ जाएंगे। ए ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू \0 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। दोनों लूप सेम काम कर रहे हैं। अपर लूप में हम लेंथ अंडरस्कोर एसटीआर के वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, और लोअर लूप में आप लेंथ अंडरस्कोर एसटीआर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि आप मेक श्योर करेंगे कि आपकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उतने ही कैरेक्टर्स प्रिंट करें। अगर कहीं गलती से भी आपने नल कैरेक्टर को ओवरराइड कर दिया तो एटलीस्ट आप एरे की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। और ये वाला जो स्टाइल है ये तब यूजफुल होगा जब आपने मेक श्योर किया हो कि आपके कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है या एरे जो है उसके लास्ट कैरेक्टर \0 है, तो इस लूप में भी आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। ओके जी, लेट्स कैरी ऑन। जिस तरह आपने आउटपुट किया इसी तरीके से आप इनपुट भी ले सकते हैं। अब देखिए i = 0, i इज लेस देन लेंथ अंडरस्कोर एसटीआर,
और इस दफ़ा सी आउट के बजाय हम क्या कर रहे हैं, सी इन ए एफ आई। अब लेंथ अंडरस्कोर str ऑफ कोर्स आपका कॉन्सेप्ट बन गया, चाहे 2, 5, 10 जितनी भी बड़ी उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है, आप इसकी मदद से यूज़र से एक एक करेक्टर इनपुट करते हुए आप जो है ए एफ आई के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये वाला लूप जो है आप जो है इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप तमाम करेक्टर्स की तमाम लोकेशंस के ऊपर एक एक करेक्टर जो इनपुट लेकर आप स्टोर करते रहोगे। जब आप इस लूप से बाहर निकलें तो लेंथ अंडरस्कोर str जो है वो फाइनल लोकेशन पे पॉइंट कर रहा होगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि फाइनल लोकेशन पर आपने \0 जरूर स्टोर करना है मैन्युअली, ठीक है जी। यानी इसका मतलब यह है कि आपके स्ट्रिंग जो है उसका खात्मा किस पर होगा इस लाइन की वजह से, नल कैरेक्टर पर। अगर आप इस तरीके से अरे कैरेक्टर अरे में इनपुट ले रहे हैं यूजिंग सीन 1 by 1 लोकेशन, मेक श्योर आफ्टर गेटिंग आउटसाइड द लूप या आफ्टर टेकिंग इनपुट एट ऑल द लोकेशंस ऑफ द कैरेक्टर अरे, you store a \0 a null character at the last location of the character array। ठीक है, दिस इज वेरी नेसेसरी कि आपको पता हो या आप मेक श्योर करें कि आपके कैरेक्टर अरे का लास्ट कैरेक्टर हमेशा \0 यानी कि नल कैरेक्टर हो। ओके, नाउ लेट्स सी अगर हम डायरेक्ट हम स्ट्रीम्स को यूज करें, जो आपके पास सी आउट और सीन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके थ्रू क्या होगा। अब देखिए, अगर आप लिखो सी आउट ए, आपने ना सब्सट्रैक्ट ऑपरेटर दिया और ना ही आपने करेक्टर का साइज दिया करेक्टर का, सिर्फ आपने अरे का नाम लिखा, दैट सफिशिएंट। इस केस में आपका आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो है वो ए में मौजूद तमाम वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ये कैसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा कि ये ए की वैल्यूज को प्रिंट करता रहेगा अंटिल इसको क्या ना मिल जाए \0। इसी तरह सी इन ए, दैट इज सफिशिएंट, आपको लूप रन करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अरे का नाम दे दें, ना ही सब्सट्रैक्ट ऑपरेटर देने की जरूरत है, ना ही उसका साइज देने की जरूरत है। तो ये आपसे इनपुट कर लेता रहेगा कैरेक्टर अरे में, और कैरेक्टर अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करता रहेगा। जब कभी से वाइट स्पेस ना मिल जाए, वाइट स्पेस आपको बताएं, स्पेसेस, टैब्स, वर्टिकल टैब्स, हॉरिजॉन्टल टैब, द एंटर की वाइट सेल, सो ऑन एंड सो ऑन, ये जो \n जिसको कहा जाता है, न्यू लाइन, ये सारी वाइट स्पेसेस की टाइप्स हैं। जैसे कि वाइट स्पेस मिलेगी तो वहां पर ये इनपुट लेना बंद कर देगा और लास्ट कैरेक्टर ये क्या स्टोर करेगा, ये \0 या नल स्टोर कर देगा उस लोकेशन पे। और इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स को विदाउट यूजिंग लूप जो है इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हेवीली डिपेंडेंट है ऑन \0। अच्छा, इनपुट आउटपुट को कंटिन्यू रखते हुए लेट्स सी अनदर एग्जांपल। देखें, अब इस दफ़ा मैंने ये किया कि कैरेक्टर अरे ए बना के उसका साइज मैंने 3 रखा है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि लास्ट कैरेक्टर मैंने \0 नहीं लिखा। इस तरीके से मुझे सी कंपाइलर भी एरर नहीं पकड़ेगा। लोकेशन 0 पर ए, 1 पर बी और 2 पर आपके पास क्या आ गया, सी। 2 पर आपको रखना चाहिए था \0। आप अरे की बाउंड्री से बाहर नहीं निकले, अरे का साइज 3 है, आपने तीन ही लोकेशंस को इनिशियलाइज किया, लेकिन इशू यहाँ पे है जहाँ आपने सी की \0 की जगह सी डाल दिया। तो अब अगर आप इस एरे को प्रिंट करेंगे तो अब आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या बिहेवियर आएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि सी के जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, वो स्ट्रिंग के टर्मिनेशन या उसके ख़त्म होने का अंदाज़ा \0 से लगाते हैं। वो आप तो उसमें डाला ही नहीं, तो जब तक इसको जो है ना \0 ना मिले तो ये तो प्रिंट करता रहता है। तो इस केस में आपको जो है इश्यूज आएंगे, आपका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आएगा, कुछ गार्बेज वैल्यूज वगैरह आपको नजर आएंगी। तो इस बात का आपने ख्याल करना है कि अगर आप जो है स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं फॉर डायरेक्ट इनपुट आउटपुट इनटू दी कैरेक्टर अरे, आपका लास्ट कैरेक्टर \0 होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह या बिल्ट इन फंक्शंस भी यूज़ कर रहे हैं दोनों केसेस में। बिल्ट इन फंक्शंस को हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। आपने देखें एक कैरेक्टर बनाया है बी और आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो इसकी तीनों लोकेशन पर \0 यानी कि नल कैरेक्टर आ गया। इस केस में जब आप सी आउट बी करेंगे तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग क्या करता है, ये डबल कोट्स जो हैं ये दोनों जब आप इसको बिल्कुल साथ जोड़ के लिखें विदाउट इवन अ सिंगल स्पेस बिटवीन देम, बिल्कुल साथ आप इसको मिला के रखें, दिस इज कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ये एक खास तरह की स्ट्रिंग है जिसका लिटरली मीनिंग, इसका मतलब क्या है, नथिंग। ये किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बिल्कुल जैसे नल कैरेक्टर होता है। इसी तरह इसी वजह से इसकी जो इनिशियलाइजेशन है रे की, पूरे का पूरे रेस की तमाम लोकेशन जो है \0 से इनिशियलाइज हो जाएंगी और नल कैरेक्टर जो है प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं होता। तो अगर आप इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, लेट्स सी कपल मोर एग्जांपल्स। अब देखें, ये आपने एक अरे बनाया, अरे का नाम क्या है, सी।
और इसमें 100 लोकेशंस है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग ऑल द वे अप टू 99। इसमें मैंने सिंपल सी एक स्ट्रिंग स्टोर की है माई स्पेस कार। ये जहन में रखें कि हम कोडिंग के थ्रू इसके सारे कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। कोड राइटिंग के टाइम पे, बिफोर रनिंग द कोड, बिफोर एक्चुअली कंपाइलिंग द कोड, बिफोर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द कोड, हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो m चला गया लोकेशन 0 पे, y 1 पे, लोकेशन 2 पे आपका स्पेस कास्ट की कोड स्कोर होगा, ठीक है जी। c 3 पे a r, और उसके बाद जो रिमेनिंग जितनी भी लोकेशंस हैं उनको ऑटोमेटिकली C++ इनिशियलाइज कर देगा नल कैरेक्टर इन बैकस्लैश 0 से, क्योंकि आपने ये डबल कोट स्टाइल इनिशियलाइजेशन जो है ये आपने यूज की है। अच्छा, तो अब इसको अगर आप देखो लास्ट वाली लोकेशन आपकी सारी की सारी बैकस्लैश 0 से इनिशियलाइज होंगी। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ना तो दिस विल बी प्रिंटेड परफेक्टली, कोई इशू नहीं है, ये इनिशियलाइज भी हो जाएगा, इसमें तमाम वैल्यूज माई स्पेस कार भी आ जाएंगी और माई स्पेस कार आपका प्रिंट भी हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप यही काम यूजर से इनपुट लेते हुए विदाउट लूप यूजिंग दी सी इन बिल्ट इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट करते हुए कर रहे हैं, देखिए आपने लिखा सी इन और देन देयर इज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर and which is putting the value of the stream into the C, into the variable C। तो इस केस में क्या होगा, आपके कंसोल लेट सपोज रन हुआ और आपने कंसोल पे लिखा माई स्पेस कार लिख के एंटर प्रेस किया, तो आपके एरे में क्या जाएगा, आपके एरे में जाएगा my और उसके बाद आपकी सारी की सारी स्ट्रिंग नल कैरेक्टर से इनिशियलाइज हो जाएगी, यानी ये कार आपके सी एरे में स्टोर नहीं होगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह द वे दिस इनपुट स्ट्रीम हैंडल्स द इनपुट, जब भी कोई वाइट स्पेस आ जाए तो उस वाइट स्पेस को ये इग्नोर करता है और वाइट स्पेस से लिखे पहले तमाम वैल्यूज को ये आपका डेटा कंसिडर कर लेता है और उस डेटा को ये इस वेरिएबल में स्टोर कर देता है। इस तरीके से इनपुट स्ट्रीम काम करता है, तो इसलिए ये कार को इग्नोर कर देगा। और कार आपको मैंने पहले भी बताया था स्ट्रीम्स पे जब हम पढ़ रहे थे कि कार आपका इनपुट स्ट्रीम में पड़ा रहेगा, मेमोरी में पड़ा रहेगा फॉर लेटर इनपुट, जो आपके बाद में इश्यूज भी कॉज कर सकता है, ठीक है जी। तो ओनली माई स्टोर्ड ऑल कैरेक्टर्स आफ्टर वाइट स्पेस आर इग्नोर्ड, दिस इज ड्यू टू द वे इनपुट स्ट्रीम हैंडल्स द इनपुट। ये इस बात को समझना जरूरी है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने स्पेशल एक स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नाउ लेट्स डू अ कपल ऑफ लॉजिकल थिंग्स विद द स्ट्रिंग्स। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि एक स्ट्रिंग को आपने रिवर्स कैसे करना है, और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है। एक कैरेक्टर अरे हमने बनाया है C ऑफ 9 लोकेशंस, और इसके अंदर जो हमने स्ट्रिंग स्टोर किया दैट इज स्ट्रेस्ड। इसकी एक वजह है, मैंने स्ट्रिंग लिया, इंशाल्लाह स्लाइड के एंड पे आपको समझ आ जाएगी। इसमें टोटल 9 लोकेशंस हैं 0 to 8, जो आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग है वो 0 से लेके 7 तक के लोकेशंस पर स्टोर होगी और 8 लोकेशन पे आपने स्टोर कर दिया /0, जिस C++ ने आपके लिए स्टोर कर दिया। डबल कोट्स जब स्ट्रिंग स्टाइल इनिशियलाइजेशन करते हैं तो C++ ऑटोमेटिकली लास्ट लोकेशन पे /0 डाल देता है। हमने इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए देखें, जैसे हम ज़्यादातर लॉजिक्स में जब आपने इस पर काम करना होगा स्ट्रिंग पे, तो पहला काम ये है कि आपने स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपने लेंथ अंडरस्कोर ये स्ट्रिंग एरे वाला वेरिएबल बना दिया। आपके पास स्ट्रिंग एरे या कैरेक्टर एरे जो है, सॉरी नॉट स्ट्रिंग एरे, लेट मी कॉल इट कैरेक्टर एरे, सी जो है लेंथ अंडरस्कोर सी, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। और इसके अंदर जब ये लूप चलेगा, जिसको हम पिछली क्लासेस में पिछले स्लाइड्स पे सॉरी पढ़ते हुए आए, तो इसके अंदर आपके पास लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। आखिर में हम लेंथ को डिक्रीमेंट करके इस पे 8 पे ले आएंगे, ठीक है जी। एक्चुअली ये 9 कैलकुलेट करेगा, फिर आखिर में जब ये वाला पार्ट चलेगा तो 9 - 1 इसको 8 कर देगा। ये हम पीछे समझ चुके हैं, इसको दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेंथ अंडरस्कोर सी जो है वो 8 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें हमने करनी है स्वैप वो रिवर्सल। तो रिवर्सल के लिए हम पिछले स्लाइड्स पर हम न्यूमेरिक एरेज में हमने रिवर्सल की थी, तो उसके लिए हमने एक एडिशनल ऑक्सिलरी एरे यूज़ किया था, हेल्पिंग एरे। तो हम ओरिजिनल एरे की वैल्यूज़ को रिवर्स करने के लिए उसके पहले ओरिजिनल एरे की लास्ट लोकेशन से वैल्यू उठाते थे और ऑक्सिलरी या सेकंड या हेल्पिंग एरे की फर्स्ट लोकेशन पे डालते थे। सेकंड लास्ट वैल्यू को इसी तरह सेकंड लोकेशन पे, थर्ड लास्ट वैल्यू को थर्ड लोकेशन पे। तो आपके पास जो ऑक्सिलरी एरे था उसमें स्ट्रिंग रिवर्स होकर आ जाती थी। अभी हम ऐसा करेंगे कि हम एक्स्ट्रा एरे नहीं यूज़ करेंगे, और ये टेक्निक याद रखें आप न्यूमेरिक और कैरेक्टर एरेज दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कैरेक्टर एरेज के थ्रू समझ लें। हम विद इन एरे रिवर्सल करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम स्वैप करेंगे फर्स्ट लोकेशन को लास्ट के साथ, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ, और फोर्थ को फोर्थ लास्ट के साथ। तो ऑटोमेटिकली इस लॉजिक की बेस पे आपका पूरा एरे जो है वो रिवर्स हो जाएगा। और इस एरे में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ हाफ ऑफ द एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। आपने फर्स्ट को स्वैप किया,
लास्ट के साथ, सेकंड को आपने स्वैप किया सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ, और फोर्थ लोकेशन को फोर्थ। तो जब आपने फोर्थ और फोर्थ लास्ट को स्वैप कर दिया तो आपके देखिए पूरे का पूरा एरे जो है वो स्वैप हो जाएगा, जिसकी बेस पर आप ये कह सकते हो कि आपकी स्ट्रिंग हाफ एरे को ही ट्रेवर्स करने के बाद, एक्सेस करने के बाद आपकी स्ट्रिंग रिवर्स होगी, यानी आपको सिर्फ हाफ एरे को एक्सेस करना पड़ा इस स्ट्रिंग रिवर्सल के लिए। ओके जब आपने स्वैपिंग करनी है तो स्वैपिंग के लिए हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए। आपको वो लॉजिक पता है कि आप टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू स्वैपिंग करते हैं। यहाँ पे देखें चार टेम्प मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने एक स्पेस से इनिशियलाइज कर दिया है। हाँ ये बात भी ध्यान में रखें, दो सिंगल कोट्स को जब आप मिला के लिखते हैं तो दैट इज एन एरर। दो डबल कोट्स को मिला के लिखें तो दैट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग, लेकिन दो सिंगल कोट्स को मिला के लिखने की इजाजत नहीं, इसलिए मैंने एक स्पेस दे के लिखा है, इसको हमने एक स्पेस से इनिशियलाइज किया है। ओके उसके बाद आपका ये लूप है और इस एक सिंगल लूप में, एक वन लाइनर लूप में हम ये कंप्लीट ट्रेवर्सल जो है हम परफॉर्म करेंगे और इस पूरे एरे को एक्सेस करके हम इसको इंशाल्लाह रिवर्स करेंगे। ओके आपने पहला काम जो है आई को इनिशियलाइज कर दिया, जीरो के वैल्यू से आपको ऊपर आई का लिखा वेरिएबल नजर आ रहा है। उसके बाद हमने जाना है एरे के हाफ तक। तो एरे का हाफ कैसे कैलकुलेट होगा, मुझे पता है एरे की लेंथ जो है वो लेंथ अंडरस्कोर सी में पड़ी है, उसे आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास हाफ आ जाएगा। इस केस में 8 डिवाइडेड बाई 2 ये एरो आपको शो कर रहा है 4, तो 4 से लेस, इक्वल नहीं लिखा हमने बीच में, ठीक है 4 से लेस तक रहना है। 4 से लेस क्या है 3, तो हाफ के लेस तक ही जब आप पहुंचेंगे तो आपकी स्ट्रिंग पे रिवर्सल परफॉर्म हो चुकी होगी। ओके उसके बाद स्वैपिंग का काम शुरू होगा। स्वैपिंग में देखें सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने कहा कि सी ऑफ आई, यानी आई के में अंदर जीरो पड़ा है तो सी ऑफ जीरो से वैल्यू उठाओ और उसको टेम्प में स्टोर कर दो। सी ऑफ जीरो के पास आपके पास क्या है, एस है, तो एस को आपने टेम्प वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद जो है आपके पास ये नेक्स्ट कोड जो है ये ऐसे करेगा कि इसकी लास्ट लोकेशन से वैल्यू उठाकर वो आपके पास लाएगा फर्स्ट लोकेशन पे। फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू तो आपने टेम्प में स्टोर कर दी, अब आपने लास्ट वाली लेके जानी है फर्स्ट लोकेशन पे। तो लास्ट लोकेशन की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ अंडरस्कोर सी माइनस आई माइनस 1। इसका मतलब ये है कि लेंथ अंडरस्कोर सी आपके पास क्या है 8 है, आई की वैल्यू करंटली क्या है 0 है, और माइनस 1, 8 माइनस 0 माइनस 1 आपको दे देगा 7, और आई में सी पड़ा हुआ है तो आई तो ऑफ कोर्स 0 है, तो आप कह रहे हो सी ऑफ 7 को उठाओ और उसको सी ऑफ 0 पे स्टोर कर दो, यानी सी ऑफ 7 पे जो डी पड़ा हुआ है, काइंडली माउस कर्सर को फॉलो कीजिएगा साथ साथ, उसको उठाया और उसको ला के आप सी ऑफ 0 पे स्टोर कर दिया, आपका डी पहली लोकेशन पे आ गया। अब ये जो पहली लोकेशन वाला एस है इसको हमने लेके जाना है लास्ट लोकेशन पे, और एस हमने स्टोर किया था टेम्प के अंदर। अब देखें जीरो वाली लोकेशन वाली वैल्यू तो ओवरराइट होगी ना, उसमें तो एस नहीं रहा, इसीलिए हमने एस को पहले से टेम्पररी वेरिएबल में डाल दिया था। अब इसको लास्ट लोकेशन पे जाने के लिए आपने इसी लोकेशन पे टेम्प को डालना है। तो उसके लिए देखें जो आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये क्या कह रहा है, टेम्प की वैल्यू उठाओ विच इज एस और इसको सी ऑफ लेंथ अंडरस्कोर सी माइनस आई माइनस 1 पे स्टोर कर दो। 8 माइनस 0 माइनस 1 आपको 7 दे रहा है, यानी सी ऑफ 7 पे टेम्प की वैल्यू। तो आप देखिए टेम्प में एस पड़ा हुआ है, एस को उठा के आपके प्रोसेसर ने 7th लोकेशन पे स्टोर कर दिया। तो अब ये डी और एस आपका स्वैप हो गया। इसके बाद आप आगे चलेंगे आई प्लस प्लस। जब आपने आई प्लस प्लस को एग्जीक्यूट किया तो आप देखें 0 + 1 से आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब आप इस लूप का स्ट्रक्चर पूरा आपके सामने आ गया। ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, आपको सेमीकोलन से पता चला, दूसरा सेमीकोलन, और ये तीसरा हिस्सा पूरे का पूरा अपडेशन पार्ट है। इस अपडेशन पार्ट में आप देखें 1 2 3 4 हमने ये 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं। ये पहले 3 एक्सप्रेशन जो हैं स्वैपिंग का काम कर रहे हैं और चौथा एक्सप्रेशन आई प्लस प्लस इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहा है। और कामा इज लेफ्ट एसोसिएटिव, इसमें लेफ्ट मोस्ट एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर राइट वन, फिर राइट वन, और आखिर में राइट मोस्ट आई प्लस प्लस सबसे आखिर में। अब ये आई प्लस प्लस जब हो गया, जब पूरा ये अपडेशन वाला पार्ट चल गया, जो हमने वेरिएशंस में पढ़े थे कि आप इस तरीके से मल्टीपल एक्सप्रेशंस जो अपडेशन वाले या इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन पार्ट में लिख सकते हैं। यू विल जंप बैक टू कंडीशन, और अब आपकी कंडीशन टेस्ट होगी आई इज लेस देन लेंथ अंडरस्कोर सी बाय 2। तो लेंथ अंडरस्कोर सी 8 है, 8/2 4 है, ये एरो पॉइंट कर रहा है ना फोर्थ लोकेशन को। आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 4, अभी भी आप हाफ से नीचे हैं, कंडीशन ट्रू है, तो कहाँ पे जाएगा कंट्रोल,
बॉडी में एक दफ़ा स्टेटमेंट टर्मिनेटर को रीड करके फिर लूप के जो तीसरा हिस्सा है उसमें आएगा विच इज़ अपडेशन। ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज अपडेशन। अब इसमें लेफ्ट मोस्ट एक्सप्रेशन पहले चलेगा। अब ये एक्सप्रेशन क्या कहता है कि सी ऑफ आई को उठाओ और उसको कहाँ पे स्टोर कर दो, टेम्प में। तो सी आई की वैल्यू क्या है 1, तो आप कह रहे हो सी की फर्स्ट लोकेशन से जो वैल्यू है वो क्या है टी। इस टी को उठाओ और इसको टेम्प में स्टोर कर दो। तो ये लाइन चलने से आपके पास टी जो है सी एफ 1 से उठकर कहाँ पे मूव हो गया, टेम्प में। उसके बाद आपने कहेंगे ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी, सी लेंथ अंडरस्कोर सी माइनस आई माइनस 1। लास्ट टाइम देखें 8 माइनस 0 माइनस 1 कैलकुलेट हुआ था। लेंथ अंडरस्कोर सी तो हमने चेंज नहीं किया, वो वहीं पर है। 8 माइनस आई की वैल्यू क्या है 0। इस दफ़ा आई जो है सॉरी आपके पास जो है ना वो हो जाएगा 1। तो 8 माइनस 1 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 6। 8 माइनस 2 बन जाएगा ना, 8 माइनस 2 6। देखें आप सेकंड लास्ट से लास्ट टाइम जो है सी एफ 7 कैलकुलेट हुआ था, इस दफ़ा सी एफ 6 कैलकुलेट आया। इस लॉजिक की वजह से आपने 8 माइनस 2 आपने सी एफ 6 कैलकुलेट कर लिया। आपने कहा सी एफ 6 वैल्यू को उठाओ और उसको सी एफ 1 पे स्टोर कर दो। तो सी एफ 6 पे ई पड़ा हुआ है, आपने ये ई उठाया और इसको सी एफ 1 यानी इस जगह पे स्टोर कर दिया, ई यहाँ आ गया। ठीक है जी, मेरे माउस कर्सर को प्लीज साथ साथ फॉलो किया ताकि आपके लिए समझना आसान हो। उसके बाद जो आपकी सेकंड वाली वैल्यू थी उसको सेकंड लास्ट पे लेके जाना है। हम सेकंड और सेकंड लास्ट को सम कर, तो सेकंड वैल्यू आपने रखी थी टेम्प में विच वाज टी, ये टी है। इसको सेकंड लास्ट पे लेके जाना है। सेकंड लास्ट को अभी हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया, सी ऑफ लेंथ अंडरस्कोर सी माइनस आई माइनस 1, ये हो जाएगा सी ऑफ 6। तो टेम्प को उठाओ और उसको सी एफ 6 में डाल दो। टेम्प की वैल्यू टी है, वो आपके पास सी एफ 6 में चलेगी, यहाँ पे आपके पास टी मूव कर गया। और फिर आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होने पर ये जो आपका आई है इसमें इंक्रीमेंटेशन हो जाएगी, आई प्लस प्लस हो जाएगा 2। जब ये पूरा चल जाएगा पार्ट फिर हम जाएंगे कंडीशन पे। अब दोबारा चेक करेंगे, 2 इज लेस देन लेंथ अंडरस्कोर सी बाई 2 विच इज 4। 8 डिवाइडेड बाई 2 आपको 4 देगा, कंडीशन ट्रू है। अब दोबारा जब कंडीशन ट्रू हो तो कहाँ पे कंट्रोल जाता है, बॉडी में। एक दफ़ा स्टेटमेंट टर्मिनेटर को जरूर रीड किया जाता है। उसके बाद फिर आप आते हैं अपडेशन पार्ट पे। टेम्प इक्वल सी ऑफ आई। अब आई की वैल्यू 2 है तो सी की सेकंड लोकेशन से आर को उठाएं और उसको टेम्प में स्टोर कर दें। जब ये लाइन चलेगी तो आप देखो टेम्प में आपके पास आर की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये एक्सप्रेशन रन होगा जो कि लेंथ अंडरस्कोर सी माइनस आई माइनस 1 वहां से वैल्यू उठा रहा है। ठीक है जी, तो करंट आई वैल्यू क्या है 2 है। तो अब आपके पास 8 माइनस 1 की जगह हो जाएगा 8 माइनस 2 माइनस 1, 8 माइनस 3 विच विल गिव यू 5। आप नेक्स्ट नीचे की तरफ मूव कर रहे हो आखिर से, तो 8 माइनस 3 आपको दे देगा 5। सी एफ 5 की वैल्यू को उठाओ और उसको सी एफ 2 पे स्टोर कर दो। तो सी एफ 5 पे क्या पड़ा हुआ है आपके पास एस, आपने इसको सी एफ 2 पे ले, देखें एस यहाँ पे आ गया। और टेम्प में जो वैल्यू पड़ी है विच इज आर, उसको सी एफ 5 पे ले जाइए। अभी हमने कैलकुलेट कर लिया ना, तो सी एफ 5 पे देखें आपसे टेम्प से आपने आर उठाया और उसको उठा के आपने सी एफ 5 पे स्टोर कर दिया। फिर आई प्लस प्लस ये वाला एक्सप्रेशन लास्ट में रन होगा, इसके रन होने की वजह से आपके पास जो है आप आगे चलोगे, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी 4। और वहाँ से फिर ये कंडीशन ट्रू होने के बेस पे आप सी एफ 5 को डालोगे टेम्प में, और सी एफ 5 को टेम्प में डालने के बाद आप देखें आपका ये नेक्स्ट कैलकुलेशन हो रही है जो कि सी एफ 4 और सी एफ 2 को स्वैप करते हुए इन तीनों लाइंस के रन होने के बाद आपने इस ई एस को स्वैप कर दिया, एस यहाँ पर आ गया और ई यहाँ पे आ गया। अब फाइनल आई प्लस प्लस जब होगा तो 3 + 1 विल मेक इट 4। अब जब 4 होगा तो 4 इज लेस देन 4 द कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉल्स, तो बाकी का लूप नहीं चलेगा। अब बाकी का लूप चले बगैर अगर आप देखें तो ये ऊपर वाली की स्ट्रिंग थी आपकी स्ट्रेस्ड, ये एग्जैक्टली रिवर्स होगी इनटू डिजर्ट्स। जैसे कहा भी जाता है अगर आप स्ट्रेस हो तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ डिजर्ट्स मीठा कुछ खा लें ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए। ठीक है, दिस वाज जस्ट टू शो मेक योर मूड लाइटर, आपको थोड़ा सा फन जो है प्रोवाइड करने के लिए बीच में मैंने इंक्लूड किया। तो स्ट्रेस्ड इज नाउ चेंज टू डिजर्ट्स। ये आप इस तरीके से न्यूमेरिक एरेज को भी और करेक्टर एरेज को, दोनों के दोनों एरेज को आप जो है कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी यूजफुल वे। एक तो आप इसमें आप एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस यूज नहीं कर रहे, और थिंक इफ यू हैव अ लार्ज अरे ऑफ मिलियन वैल्यूज, आजकल बिग डेटा का दौर है, अरे ऑफ मिलियन वैल्यूज इज नो यूनिकनेस एनीमोर, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। तो अगर आपने उसके वैल्यूज को रिवर्स करना हो तो आपको सिर्फ 500,000 वैल्यूज को ट्रिवर्स करके आप पूरे एरे को रिवर्स कर सकते हैं।
ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव ऑन। हाँ, एक मुझे क्वेश्चन एक क्लास से याद आ गया, उस टाइम चूंकि क्लास में टाइम कम था, मैंने उसका पूरा आंसर भी नहीं दिया था। मुझे किसने कहा था कि सर ये जो आपने लिखा है इसकी जगह लेंथ माइनस माइनस क्यों नहीं करते, तो उस टाइम मैंने कहा था आप लेंथ को बाद में यूज कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली यहाँ पर हो यही रहा है कि आप लेंथ अंडरस्कोर सी की वैल्यू आखिर से के करके कम कर रहे हैं। आपने 8 7 6 5 4 यहाँ पे ऐसे मूव किया, लेकिन जब अगर आप लेंथ माइनस माइनस लिख देंगे ना, तो आप लेंथ अंडरस्कोर सी की वैल्यू चेंज कर देंगे। मेक दिस अ रूल ऑफ थंब, अगर कोई वेरिएबल आपके लूप के कंडीशन के राइट साइड पे इन्वॉल्व है, उसकी वैल्यू आपने नहीं चेंज करनी। अगर आपने उसकी वैल्यू अपनी लूप की बॉडी में कहीं भी चेंज कर दी, तो यू मे एंड अप गेटिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड मोस्ट लाइकली एन इनफाइनाइट लूप। इसीलिए क्योंकि देखें आपने बार बार आपने चेक, यहाँ पे आप लेंथ अंडरस्कोर की सी की बेस पर आप अरे का हाफ चेक कर रहे हो। अगर आप लेंथ अंडरस्कोर सी माइनस माइनस करोगे तो आप हर दफा हाफ को चेंज कर दोगे, आपका हर दफा एक नया हाफ कैलकुलेट होगा और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे, और वर्स्ट केस में अक्सर आपको इनफाइनाइट लूप्स भी मिल जाएंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप जो है, बल्कि मेक इट अ रूल ऑफ थंब कि आपका ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन, इस कंडीशन में वो वेरिएबल या यहाँ पे जो जो उस कंडीशन के राइट साइड पे स्पेसिफिकली, देखें आई भी यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज आई इज इन्वॉल्व ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड पे लेंथ अंडरस्कोर सी लिखा हुआ है, उस वैल्यू पर लूप एक्चुअली डिपेंड करता है, लूप की बॉडी का टर्मिनेशन, उसकी रेपिटेशन का टर्मिनेशन होना। तो ट्राई नॉट टू फिडल विद दिस वन, इस वेरिएबल को कहीं भी अपने लूप के अंदर चेंज नहीं कीजिए। यही वजह है कि हमने लेंथ अंडरस्कोर सी माइनस माइनस डायरेक्ट करने के बजाय एक ऐसा लॉजिक ढूंढा जिसमें लेंथ अंडरस्कोर सी से हम एक एक करके डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं और लेंथ अंडरस्कोर सी की एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, जैसे माइनस आई माइनस वन, ये लेंथ अंडरस्कोर सी की एक्चुअल वैल्यू को हम कहीं भी इसमें अपडेट नहीं कर रहे। ओके जी, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब पिछली वाली लॉजिक को यूज करते हुए हम यूज करेंगे एक और एग्जांपल ऑफ द रेस कार। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, आपको पता है पैलिंड्रोम जिस तरह नंबर्स में हमने पढ़ा था, डिजिट्स में कोई नंबर रिवर्स करके वही नंबर मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम नंबर। इसी तरह किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करके वही स्ट्रिंग अगर आपको दोबारा मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। 9 का हमने अरे बनाया है। Actually this is an 8 size of array 8, I'm sorry for the 9, this is actually 8, और इसके अंदर हमने जो RACECAR, ठीक, ये आपका एक वर्ड यूज किया है, दिस इज अ पैलिंड्रोम वर्ड। आप इसको रिवर्स करें तो इससे रेस कारी बनेगा, और इसके लास्ट लोकेशन पे हमने नल कैरेक्टर को इंसर्ट किया है। अच्छा, अब देखें ओके, लेंथ अंडरस्कोर सी को आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और उसी तरह आपका जो है लूप चला। ये लूप जो है एक्चुअली 8 कैलकुलेट करेगा, और 8 को जब आप डिक्रीमेंट कर देंगे तो ये वापस हो जाएगा 7 पे। आई हैव करेक्टेड 9 to 8 ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, 8 साइज करे 7th लोकेशन। अच्छा, लेंथ अंडरस्कोर सी में अब देखें आपके पास 7 आ गया, तो 7 इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग जो टेक अवे पॉइंट्स थे उस स्लाइड से, और लोकेशन नंबर 7 पे नल कैरेक्टर \0 पड़ा हुआ है। ओके, अभी हमने पैलिंड्रोम का डिटेक्ट करना है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। उसके लिए हमने बूल वेरिएबल बनाया, उसको हमने ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया। बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट हम ये सपोज करते हैं कि जो भी स्ट्रिंग हम टेस्ट करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज इट्स अ पैलिंड्रोम, अगर हमें वो पैलिंड्रोम ना मिली तो हम पैलिंड्रोम की वैल्यू को ऑफ कोर्स फॉल्स कर देंगे। अब पिछली स्लाइड वाला लॉजिक यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू को आप कंपेयर करो लास्ट लोकेशन की वैल्यू से, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो उसके बाद आगे चलो। सेकंड को सेकंड लास्ट से, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो फिर आगे चलो। थर्ड को थर्ड लास्ट से, आप देख रहे हैं ये तमाम मैच कर रहे हैं। आर और आर, माउस कर्सर को प्लीज फॉलो कीजिएगा, ए और ए एंड सी एंड सी, ये सारे कैरेक्टर्स आप इसमें मैच कर रहे हैं। ठीक है, आप जब मिडल तक पहुंच जाएंगे तो मिडल वाले इस कैरेक्टर को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मिडल से नीचे, हमने पिछले स्लाइड पे देखा ना, मिडल से नीचे नीचे रहते लॉजिक काम कर जाता है आपका। तो इसके लूप के एंड पे अगर तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके मैचिंग हुए तो आपकी स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम की वैल्यू ट्रू ही रहनी चाहिए। और लॉजिक अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि अगर कहीं भी मिसमैचिंग कैरेक्टर मिल जाए तो पैलिंड्रोम में हम फॉल्स स्टोर कर देंगे और बाकी कैरेक्टर्स को मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैलिंड्रोम में अगर एक भी कैरेक्टर बीच में ऐसा निकला है जो कि मैच नहीं कर रहा तो स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, बाकी कैरेक्टर्स को आपको चेक करने की जरूरत नहीं, हमने अपना लूप इस तरीके से निकलना है। अच्छा जी, तो आपका फॉर लूप वंस अगेन,
हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और देखें अगेन कंडीशन आई इज लेस देन लेंथ अंडरस्कोर सी बाय 2। लेंथ आपके पास क्या है 7, 7/2 आपको 3 पॉइंट समथिंग देगा, लेकिन ये इंटीजर डिवीजन है तो उसका आंसर 3 आएगा। तो क्योंकि आपके पास अरे की लोकेशंस जो हैं वो रियल नंबर्स में नहीं होती, वो सॉलिड इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। हमने जाना है आई इज लेस देन 3। हम आपको शुरू मैंने बताया कि देखिए आप 3 को चेक नहीं कर रहे हो ई को, आपने आर को आर से कंपेयर किया, ए को ए से और सी को सी से कंपेयर किया, तो ये साबित हो गया कि दिस इज अ पैलिंड्रोम। एंड साथ साथ हमने ये भी कहा था कि हमें लूप चलाते रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी मिसमैचिंग करेक्टर मिल गया, कहीं एक मिसमैचिंग करेक्टर मिल गया, तो हम पैलिंड्रोम की वैल्यू क्या करेंगे, उसको हम फॉल्स कर देंगे और एक कंडीशन से आप बाहर निकल देंगे, बाकी के करेक्टर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ तक करेक्टर्स मैच होते रहेंगे, पैलिंड्रोम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू है, वो ट्रू रहेगी और आपका लूप आगे चलता रहेगा। कंडीशन से आगे मूव कीजिए। ये वाला लॉजिक अभी हमने पिछली स्लाइड पे बनाया कि सेकेंड लास्ट लोकेशन से करेक्टर को उठाओ और उसको चेक करो फर्स्ट लोकेशन से। अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे तो इसको देखें, हम कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से यूज कर रहे हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाला एक्सप्रेशन या कॉलन से पहले वाला एक्सप्रेशन रन करता है। और कॉलन से पहले वाला एक्सप्रेशन जो है, क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाला एक्सप्रेशन क्या है, पैलिंड्रोम की वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स कर दो। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कॉलन के बाद वाली वैल्यू जो है वो उसको रन करेगा, विच इज पैलिंड्रोम। हम ये कह रहे हैं कि मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स, तो हम कुछ करना नहीं चाहते, आप यहाँ पे 1 भी लिख लो तो काम चल जाएगा, लेकिन जस्ट टू मेंटेन प्रोग्रामिंग एस्थेटिक्स हमने यहाँ पे पैलिंड्रोम लिखा है कि भाई पैलिंड्रोम की वैल्यू जो ट्रू है उसको एज इट इज छोड़ दो। तो अब आपकी पहली लोकेशन के लिए क्या हो जाएगा, 0th वाली लोकेशन। 0th वाली लोकेशन पे ये होगा कि 7 माइनस आई की वैल्यू 0 थी, -1 ये आपको दे देगा 6। सी ऑफ 6 इज नॉट इक्वल टू सी ऑफ 0। सी ऑफ 0 पे आर पड़ा हुआ है और सी ऑफ 6 पे आर पड़ा हुआ है, आर इज इक्वल टू आर, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ट्रू वाला पार्ट नहीं, फॉल्स वाला पार्ट चलेगा, जिसमें हम कहेंगे कि भाई पैलिंड्रोम को एज इट इज छोड़ दो। प्लीज माउस कर्सर को फॉलो कीजिएगा। और फिर उसके बाद आपके पास होगा आई प्लस प्लस, जिसकी वजह से आई की वैल्यू 0 से बढ़ के 1 होगी। आपने फिर आप बॉडी में आएंगे, जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर को एक दफ़ा चेक करता है, एक दफ़ा रीड करता है, और फिर आते हैं कंडीशन पे। अब आई की वैल्यू करंट क्या है, आपके पास 1 है, 1 is less than 3, the condition is true। ये आपको रेड एरो बता रहा है कि यहाँ से आपका मिडल जो है इससे नीचे की वैल्यूज को आपने चेक करना है। ये कंडीशन एक्चुअली इस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है 2 के एंड तक, 3 पर आपने नहीं जाना। और पैलिंड्रोम की वैल्यू चेक करो, पैलिंड्रोम की वैल्यू भी ट्रू है, वो तो आपने चेंज नहीं की। तो अब आएंगे आप इस कोड पर, और ये वाला हिस्सा जो है आई की करंट वैल्यू उठा के आई नई लोकेशन हमें कैलकुलेट करके देगा। लेंथ अंडरस्कोर सी माइनस आई माइनस 1 आपको दे देगा 7 - 2 विच इज 5। अब आपने सी ऑफ 1 को सी ऑफ 5 से कंपेयर करना। देखें सी ऑफ 1 पे भी ए पड़ा हुआ है और सी ऑफ 5 पे भी आपके पास ए पड़ा हुआ है। इन दोनों को ए इज नॉट इक्वल टू ए, ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी यहाँ भी मैचिंग करेक्टर मिल गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाले पार्ट में, कॉलन के बाद वाले पार्ट में जाओगे और रखोगे पैलिंड्रोम की वैल्यू को एज इट इज 2 छोड़ दो, आई प्लस प्लस करो, आई प्लस प्लस विल मेक द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम 1 to 2। कंडीशन अब दोबारा चेक करें, 2 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है। तो अब जो है पहले आप बॉडी में आते हैं, एक दफ़ा स्टेटमेंट टर्मिनेटर को रीड करते हैं, फिर आप आते हैं अपडेशन पार्ट में। और अपडेशन पार्ट में मैं शुरू में कहना भूल गया, ऑफकोर्स अब आपको पता चल गया होगा, यहाँ 2 एक्सप्रेशंस हैं कामा के। एक लेफ्ट साइड पे पूरा कंडीशनल एक्सप्रेशन है और राइट साइड पे इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर है आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर आप देखें, जो आई की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 2 है, उसकी बेस के ऊपर 7 - 2 - 1 आपको कैलकुलेट करके देगा सी ऑफ 4, और आई की वैल्यू 2 है, तो आप ये कह रहे हो सी ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू सी ऑफ 4। इन दोनों को मैच करो, दोनों पर देखो क्या ये दोनों मैचिंग नहीं है। इज सी नॉट इक्वल टू सी, द कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों मैचिंग है, दे आर इक्वल। तो द कंडीशन का रिजल्ट जब फॉल्स हो गया तो आप इस पार्ट पे नहीं, बल्कि एक फॉल्स के केस में कॉलन के बाद वाली वैल्यू एग्जीक्यूट करते हैं, विच इज पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम का मतलब यह है कि आप इसकी वैल्यू को छेड़े नहीं, एज इट इज छोड़ दें, विच इज ट्रू। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा तो 2 + 1 आपके पास हो जाएगा 3, और 3 इज लेस देन 3, द कंडीशन इज फॉल्स। तो आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। इस लूप से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपने सिंपली पैलिंड्रोम वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है कि अगर उसमें ट्रू ही मौजूद रहा है तो इसका मतलब यह है कि यूजर की दी गई स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम, तो आप सी आउट कर दें स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर उसमें इस लूप के दौरान कहीं मिसमैचिंग करेक्टर मिल गया तो उसने पैलिंड्रोम की वैल्यू फॉल्स कर दी, तो इस केस में, फॉल्स के केस में, ये एल्स पे जाएगा और सी आउट कर देगा स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। दिस इज हाउ यू डील या हाउ यू चेक दी पैलिंड्रोम
palindrome for strings. ये लॉजिक आप नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. इट्स अ वंडरफुल लॉजिक. इट डज नॉट नीड द हेल्प ऑफ एडिशनल मेमोरी एंड एक्स्ट्रा array, and it does not need to traverse the entire array to find whether the string is palindrome or not. आप सिर्फ वर्स्ट केस में array के हाफ तक जाओगे. ठीक है, मतलब वर्स्ट केस मीन जब आपके पास एग्जैक्ट जो है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पड़ी होगी, और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं होगी तो जहां मिस मैचिंग कैरेक्टर मिलेगा तो आप इस लूप से बाहर निकल जाओगे. आपका ये एफिशिएंट फास्ट लॉजिक काम करेगा इस तरीके से. अच्छा जी, लेट्स कैरी ऑन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन. अगर आपने दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना हो, लेट्स सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है S1, 4 उसकी लोकेशंस है, उसके अंदर आपने स्काई स्टोर किया है, पहली 3 लोकेशंस पे, लास्ट पे नल है. दूसरी स्ट्रिंग लेट्स सपोज आपके पास S2, उसके अंदर 8 लोकेशंस हैं, और 8 लोकेशंस के अंदर आपने जो है हाई HIGH 0 से लेके 3 तक स्टोर किया है, और बाकी ऊपर की जो स्ट्रिंग है उस पे ऊपर ऑटोमेटिकली नल स्टोर हो जाएगा ड्यू टू दिस स्ट्रिंग स्टाइल इनिशियलाइजेशन. ये चूंकि कैरेक्टर स्टाइल था तो इसके आखिर में /0 देना मस्त था, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बसाता रिवाइज होता रहे. एग्जाम्पल मैंने जान कैसे लिखी है. और ये डबल कोट्स की फॉर्म में है. HIGH जो है उसकी पहली 4 लोकेशंस को उसने भर लिया फ्रॉम 0 to 3, तो रिमेनिंग उसमें अभी भी 4 खाली हैं, तो 4 की 4 लोकेशंस पे नल कैरेक्टर डाल देगा. अब ये स्ट्रिंग 2 और 1 को हमने इकट्ठा करना है, कॉन्केटिनेट करना है, कंबाइन करना है. हम ये चाहते हैं कि 1 जो है स्ट्रिंग 2 के एंड पर आ जाए, मर्ज हो जाए, इसके साथ जुड़ जाए. तो इनको कॉन्केटिनेट करने के लिए ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो स्ट्रिंग 2 का साइज है वो आपके 1 के डबल होना चाहिए. पहली शर्त आपको नजर आ रहा है, स्ट्रिंग 1 जो है उसका साइज 4 है और स्ट्रिंग 2 का साइज आपके पास 8 है. अब आपने कॉन्केटिनेशन के लिए देखें, दो आपने जैसे हमने कहा था हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो हम उसके साथ लेंथ के वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे. लेंथ अंडरस्कोर S1 को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, S2 को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से. ये पहला वाइल लूप आपका चलेगा, तो माइनस ये आपको जो है लेंथ कैलकुलेट करके देगा 4 -1 की वजह से वो 3 हो जाएगी. इस तरह दूसरा वाइल लूप जब आपका चलेगा S2 की स्ट्रिंग के ऊपर, तो ये आपको लेंथ कैलकुलेट करके देगा 8, और माइनस की वजह वो आपके पास जो है वो एक्चुअली ये आपको कैलकुलेट करके देगा 5, वो आपको माइनस की वजह से 4 हो जाएगी. क्योंकि देखिए हम एक्चुअल स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसके लिखने की वजह भी मैंने आपको ये /0 के इस्तेमाल करने की वजह बताई कि अक्सर आपके एरे का साइज बड़ा होता है और स्ट्रिंग्स का साइज छोटा होता है. तो एक्चुअल स्ट्रिंग दिस2 एरे में वो आपके पास लेंथ 4 की है, फ्रॉम 0 to 3, और 4th लोकेशन से ऑनवर्ड्स आपके पास /0 पड़ा हुआ, नल पड़ा हुआ है. अच्छा जी, अब जो कॉन्केटिनेशन लॉजिक है, हमने सिर्फ इतना करना है कि S1 की पहली लोकेशन को उठाकर उसको हमने लाना है 4th पे, यानी S2 के उस लोकेशन पे जहाँ पे क्या पड़ा हुआ है /0, और उस लोकेशन का ट्रैक मुझे कहाँ से मिलेगा, वो जब हमने की पॉइंट उठाया था कि जब आप लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ वाला जो एग्जैक्टली जिस लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा होता है वहाँ पे /0 पड़ा होता है. यानी आप लेंथ S1 की 0 लोकेशन से वैल्यू उठाओगे और लेंथ S2 की 4th लोकेशन पे स्टोर करोगे. ठीक है, इसी तरह 1 को आप 5th पे ले आओगे, 2 को आप कहाँ पे ले आओगे 6th पे ले आओगे, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेट होकर S2 में आ जाएंगी. ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं आपके पास मिलकर S2 में शामिल हो जाएंगी. लेट्स सी द लॉजिक फॉर इट. आपने वेरिएबल बनाया I और इसको आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 से. उसके बाद आपने कंडीशन लिखी है, आपने कहा भाई S1 ऑफ I के कैरेक्टर्स को उठाते रहो जब तक वो क्या ना हो जाए, नल कैरेक्टर आपको ना मिल जाए, यानी कि S1 के अंदर पड़ी ही स्ट्रिंग ख़त्म ना हो जाए. और साथ साथ हम एहतियातन ये चेक कर रहे हैं कि आपके पास जो S2 की लेंथ है वो 7 से कम रहे, ताकि 7th लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है नल, वो ओवरराइट ना हो जाए. कॉन्केटिनेशन करते हैं इसका ख्याल करना पड़ता है कि 7 से जो उसका नल कैरेक्टर है आप उसके ऊपर कोई कैरेक्टर ना लिखें, उससे नीचे वाली लोकेशंस पे कैरेक्टर. इसलिए मैंने यहाँ एहतियातन 3 लोकेशंस का कैरेक्टर उठाया. जो पहला /0 इसको तो आप ओवरराइट कर देंगे. ऑफ कोर्स यहाँ पे S आना है, यहाँ पे K और यहाँ पे Y, ये हाई स्काई का वर्ड बन जाएगा मिलाकर, और आखिर में आपके पास जो है नल कैरेक्टर बरकरार रहना चाहिए, तो इसलिए हमने रखा <7. उसके बाद आपका जो ये लॉजिक है इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए हम ये कह रहे हैं कि S2 के लेंथ S2 पर S1 का I स्टोर कर दो. ठीक, और उसके बाद इंक्रीमेंट. दिस इज अ वेरी स्मार्ट यूज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट. लेट्स गो थ्रू इट. हम इसको देखते हैं कैसे काम करेगा. अगेन इनिशियलाइजेशन आपकी हुई तो I आपका किससे इनिशियलाइज हो गया 0 से. उसके बाद क्या होता है, कंडीशन टेस्ट होती है, S1 ऑफ I इज नॉट इक्वल टू, देखिए I पॉइंट कर रहा है 0 को, तो S1 ऑफ 0 पे S पड़ा हुआ है /0, नल नहीं पड़ा हुआ, कंडीशन ट्रू है.
एंड लेंथ ऑफ S2 इज लेस देन 7, लेंथ ऑफ S2 आपके पास 4 है, 4 इज लेस देन 7, कंडीशन आपके पास क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू हो तो हम बॉडी में जाते हैं, बॉडी में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, इसको रीड करेगा और आ जाएगा एक्सप्रेशन पे। हमने अपना एक्सप्रेशन बहुत स्मार्टली लिखा है इस दफ़ा, उसको हम देखते हैं कैसे। देखिए जब ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी तो ये किन वैल्यूज़ को पॉइंट कर रही है, S2 ऑफ लेंथ अंडरस्कोर S2, लेंथ अंडरस्कोर S2 में क्या पड़ा हुआ है 4, तो मैंने आपसे कहा चूंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये कि बाद में इंक्रीमेंट करो, पहले लेंथ S2 की वैल्यू करंट वैल्यू विच इज 4 वो दे दो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को, तो ये S2 को 4 मिल जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह S1 ऑफ I प्लस प्लस, ये भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, I की करंट वैल्यू क्या है 0, तो इट मींस आप क्या कह रहे हैं कि S1 को I का वैल्यू 0 दे दो और उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करो, ठीक है जी। तो इस केस में क्या होगा, यू आर सेइंग बेसिकली कि S2 ऑफ 4 पर S1 ऑफ 0 स्टोर कर दो। S2 ऑफ 4 ये है जहां नल पड़ा हुआ है, माउस कर्सर को प्लीज फॉलो कीजिए, और S1 ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है S, तो S को उठा के कहां पे डाल दो 4, हमने ये करना है। अब ये 4 और 0 इसको मिल गया, ये 4 0 इसको मिलने के बाद जो है हमने S2 को प्लस प्लस किया, तो S2 आपके पास 4 प्लस 1 क्या हो जाना 5, और साथ ही हमने I को प्लस प्लस किया विच विल बिकम व्हाट, विच विल बिकम 1, ठीक है। ये आपके पास I पड़ा हुआ है, 0 प्लस 1 आपके पास 1 हो गया, ठीक। और इस स्वैप की वजह से ये S2 ऑफ 4 पे S1 ऑफ 0, S यहाँ से उठा के यहाँ मूव कर गया, ठीक है। देखें एक स्मार्ट लाइन के अंदर आपने इंप्लीमेंटेशन भी लूप की परफॉर्म कर दी और आपने कंकेटिनेशन भी कर दी। इसके बाद आप आएंगे कंडीशन पे, I की करंट वैल्यू 1 है, S1 ऑफ 1 is not equal to 0, the condition is true, S1 of 1 पे K पड़ा हुआ है, and length of S2 is less than 7 which is 5, 5 is less than 7, condition true है। बॉडी में आए, स्टेटमेंट टर्मिनेटर को रीड किया और अपडेशन पार्ट में चले गए। इस दफ़ा जब ये लाइन चली तो लेंथ अंडरस्कोर S2 में आपके पास क्या पड़ा हुआ है 5 और I में क्या पड़ा हुआ है 1, यानी अब आपके पास ये मिल रहा है। S2 ऑफ 5 की वैल्यू उठाओ, की लोकेशन पे जाओ और वहां पर S1 ऑफ 1 स्टोर कर दो, ठीक है। और उसके बाद जो है आप S2 को भी प्लस प्लस कर दें और उसको, यानी जब देखें जब ये S2 लेंथ अंडरस्कोर S2 ये वैल्यू सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को मिल गई तो S2 की 5th इंडेक्स को हम पॉइंट कर रहे हैं, यानी वहां से आप वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद ये आपके पास 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। इसी तरह हम S1 ऑफ 1 को पॉइंट कर रहे हैं, आप वहां से वैल्यू ले लेंगे और उसके बाद ये ऑपरेटर जो है 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा। और देखिए ऊपर से आपका K जो है फर्स्ट लोकेशन से 5th लोकेशन पे मूव कर गया, फर्स्ट लोकेशन से 5th लोकेशन। अब दोबारा आए कंडीशन को आपने, उसके बाद I प्लस प्लस ऑफकोर्स दोनों जगहों पे आप कर चुके हैं, कंडीशन को आपने चेक किया, S1 ऑफ 2 y है, y इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, कंडीशन ट्रू है। लेंथ अंडरस्कोर S2 आपके पास 6 है, 6 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर बॉडी को रीड किया और फिर अपडेशन पार्ट में आए। इस दफा आप कह रहे हैं S2 ऑफ 6 प्लस प्लस इज इक्वल टू S1 ऑफ 2 प्लस प्लस, ये S2 की वैल्यू 6 है और I की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि S2 की 6 से वैल्यू उठाओ, सॉरी इस पे वैल्यू स्टोर करो, कौन सी वैल्यू S1 ऑफ 2, S1 ऑफ 2 पे क्या पड़ा आपके पास y, तो y आपका उठकर यहाँ पर आएगा और साथ साथ I की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और लेंथ अंडरस्कोर S2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7, ठीक है। और ऊपर से आप देखो आपका y ऊपर से नीचे मूव कर गया, ठीक। अब जब आप आओगे और आप कहोगे S1 ऑफ I इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो S1 ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो ये लूप से एग्जिट हो जाएगा क्योंकि बीच में हमने एंड लगाया, एंड लगाओ तो दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर आप ये चेक करें तो ये भी फॉल्स है। ये स्ट्रिंग इस बात का भी ख्याल रखती है कि आपकी पहली स्ट्रिंग जो है वो खत्म तो नहीं है, जब तक पहली स्ट्रिंग खत्म ना हो आप उसको दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करते रहो। और साथ साथ ये भी ख्याल रखती है कि ये आपने दूसरी स्ट्रिंग के लेंथ से, यानी उसके जो टोटल अवेलेबल स्पेसेस फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स है उसको तो क्रॉस नहीं करे, बैकस्लैश 0 के ऊपर तो राइट नहीं कर रहे। इस स्ट्रिंग से जब आप बाहर निकलेंगे आपने सिंपली वो जो हमने पढ़ा कि C++ में आप सी आउट को लूप रन के बगैर सिंपल आप कैरेक्टर अरे का नाम दे दो तो उसकी तमाम वैल्यूज को प्रिंट कर देता है टिल बैकस्लैश 0। जब आप सी आउट S2 करेंगे तो आपको आउटपुट के ऊपर दोनों स्ट्रिंग्स कंबाइन लिखी नजर आएंगी, हाई स्काई, आपने दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर दिया, कंबाइन कर दिया। अच्छा, स्ट्रिंग कंपैरिजन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप स्ट्रिंग्स के दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके ये बताओ कि कौन सी स्ट्रिंग छोटी है और कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है और दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं या नहीं। अच्छा जी, अब देखें आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर S1 एंड S2, ABC और ABC दोनों में स्टोर हैं।
मैं आस्की कोड की बेस पर यहाँ पे दोबारा इसलिए वजह से कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे कंपैरिजन सिंपल ये नहीं करेंगे कि इन दोनों करेक्टर्स को मैच करो, हम यहाँ पे कंपैरिजन आस्की कोड्स की मदद से करेंगे, और दोनों के चूंकि सेम स्ट्रिंग्स हैं तो उनका कंपैरिजन भी ऐसे होगा। अब आपको समझ आ गई होगी, चूंकि हम दोनों आस्की कोड्स की मदद से करेंगे तो एक्चुअली हम डिफरेंस निकालेंगे, हम हर दो लोकेशंस को आपस में माइनस करेंगे। अगर हर दो लोकेशंस के आस्की कोड का सम 0 आए तो इट मीन्स उसमें मैचिंग कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, और जहाँ पे ये सम 0 ना आए तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग मैचिंग नहीं है आपके पास। ऑफ कोर्स डिफरेंट साइज के स्ट्रिंग्स को और उन चीज़ों को हम आहिस्ता आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड पे इंशाल्लाह उसको देखेंगे हम इसको कैसे कवर करते हैं। हमने इंट डिफरेंस के नाम से वेरिएबल बना दिया, उसमें 0 स्टोर कर दिया, और आई में भी हमने 0 स्टोर कर दिया। ये आपको मेमोरी भी हो गया जो ग्रीन वाले वेरिएबल्स हैं कि मेमोरी में इन वेरिएबल्स में ये वैल्यू आ गई। अब देखिए आपका फॉर लूप स्टार्ट हुआ और हमने फॉर लूप के अंदर जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है उसको ब्लैंक छोड़ दिया है, सेमीकोलन के बाद मैंने डायरेक्ट कंडीशन वाला पार्ट लिखा है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन इसके अंदर जो वेरिएबल्स मैंने लिखना चाह रहा हूँ वो मुझे लूप के बाद चाहिए, तो मैंने उनको लूप की बॉडी से मुकम्मल तौर पे पहले दिखा दिया। आपको हमने पढ़ा था वेरिएशन में कि अगर इनिशियलाइजेशन आपने बाहर निकालनी हो तो द बेस्ट प्लेस फॉर राइटिंग इनिशियलाइजेशन इज बिफोर द लूप। तो इन डिफरेंस इक्वल 0, आई इज इक्वल 0, ये दोनों वेरिएबल्स मुझे चाहिए लूप के बाद, इसलिए इनको मैंने लूप से पहले इनिशियलाइज कर दिया। अब कंडीशंस में देखें, हम ये कह रहे हैं कि S1 ऑफ I इज नॉट इक्वल टू 0। हम बात करें आस्की कोड पे, आपको याद होगा 0 इज द आस्की कोड ऑफ \0 या नल कैरेक्टर, यानी जब तक S1 स्ट्रिंग खत्म ना हो, एंड S2 ऑफ I इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक आपके पास S2 की स्ट्रिंग भी खत्म ना हो, एंड नॉट ऑफ डिफरेंस, यानी जो आपके पास डिफरेंस है वो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 0 हो। आपको पता है कि कंडीशंस में जब कोई नंबर लिखते हैं टेस्टिंग के लिए, तो अगर नंबर 0 हो तो दैट इज कंसिडर्ड फॉल्स, और 0 के अलावा मैंने आपको क्लास में बताया था एनी अदर वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। तो अगर डिफरेंस आपके पास 0 आया यानी दोनों मैचिंग कैरेक्टर हैं, तो 0 मीन्स के ये आपके पास मैचिंग कैरेक्टर है, तो हमें अगले कैरेक्टर्स को भी चेक करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने लिखा नॉट ऑफ डिफरेंस, अगर दोनों कैरेक्टर्स का डिफरेंस 0 आ जाए तो उसका नॉट लेके उसको ट्रू कर दो। ये तीनों कंडीशंस, अब ये कंडीशंस क्या करेंगी, कब तक चेकिंग होती रहेगी, जब तक हम लूप चलाते रहेंगे। या तो S1 स्ट्रिंग खत्म हो जाए तो लूप चलना बंद हो जाएगा, S2 स्ट्रिंग खत्म हो जाए तब भी लूप, इन दोनों में से कोई भी एक लूप अगर चलना क्या नाम है कंडीशन फॉल्स हो जाए, स्ट्रिंग खत्म हो जाए, इसका मतलब ये देखें ये वाली कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब S1 स्ट्रिंग खत्म होगी यानी उसमें नल कैरेक्टर मिल गया। ये वाली कब खत्म होगी, जब आपको S2 स्ट्रिंग खत्म होगी यानी उसमें नल कैरेक्टर या कहीं मिस मैचिंग कैरेक्टर मिल गया, तो फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं, आपको शुरू से ही पता चल गया कि ये जो है मिस मैचिंग स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है जी। दिस विल आल्सो मेक श्योर कि आप गार्बेज वैल्यूज पे तो कहीं नहीं चले गए, हो सकता है दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ डिफरेंट हो, S1 की डिफरेंट और S2 की डिफरेंट हो, तो अगर आप डिफरेंट स्ट्रिंग्स की लेंथ पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस केस में कहीं आप गार्बेज वैल्यूज में मूव ना कर जाएं, \0 के बाद ये वैल्यूज को ना चेक करना शुरू हो जाएं। इसलिए एहतियातन हम यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स पे हमने चेक लगाया है कि अगर दोनों में से कोई एक भी स्ट्रिंग या दोनों स्ट्रिंग्स खत्म हो जाएं तो फर्दर चेकिंग की जरूरत नहीं, या कहीं मिस मैचिंग कैरेक्टर मिल जाए। अच्छा ये कैसे, ये ऐसे पता चलेगा, हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और एक S1 ऑफ I यानी 0 को 0 से S2 ऑफ I, 0th कैरेक्टर को आस्की कोड को 0th कैरेक्टर के आस्की कोड से क्या करो, माइनस कर दो, और ये रिजल्ट किस में स्टोर कर दो, डिफरेंस पे। S1 और S2 इन दोनों की डेटा टाइप आपके पास कैरेक्टर है, लेकिन डिफरेंस की डेटा टाइप आपके पास क्या है, इंटीजर है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा कि इनके आस्की कोड एक्चुअली सब्ट्रैक्ट होंगे, और हमने पहले पढ़ा भी था कैरेक्टर्स एंड इंटीजर्स आर कंपैटिबल। अगर कैरेक्टर्स पर आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनके आस्की कोड्स पे अप्लाई हो जाते हैं। तो ये एक स्मॉल एक आस्की कोड 97 है, 97 माइनस 97 डिफरेंस में क्या ले आएगा, 0। उसके बाद 1 पे आएगा 98 माइनस 98 0 आ जाएगा, और 2 पे भी आके 98 माइनस 98 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आई का लूप आपको 0 1 2 इस लोकेशन पे लेके जाएगा, और थर्ड लोकेशन पे जब आपको नल मिल जाएगा S1 ऑफ I इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको देखें 0 नल मिल गया, तो आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये देखें डिफरेंस की पहली वैल्यू पे 97 माइनस 97 ट्रू है, 98 माइनस 98 जो है यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि आपको S1 पे अभी तक जो है वो 0 नहीं मिला। और इसी तरह S2 पर भी 99 माइनस 99 डिफरेंस कैलकुलेट होगा, तो SF2 पे भी आपको 0 नहीं मिलेगा। जब 3 पे जाएंगे तो आपके पास S1 ऑफ 3 पे आपको 0 मिल जाएगा। तो आप स्ट्रिंग से जब आप बाहर निकलेंगे तो अब कुछ बातें हैं जिसको आपने कंफर्म करना है। पहली बात तो है कि डिफरेंस की वैल्यू चेक करें, अगर डिफरेंस की वैल्यू 0 ही रही, 0 मीन्स फॉल्स, तो नॉट क्या करता है,
जीरो को फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो डिफरेंस जीरो तभी रहेगा जब दोनों स्ट्रिंग्स क्या हो, मैचिंग हो। तो इस केस में आपने आउटपुट क्या देना है, बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। अगर डिफरेंस की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और है तो देन इट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। तो ट्रू को जब आप नॉट करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के केस में एल्स चला जाएगा, या तो एल्स में आपने क्या कहना है, बोथ स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। यानी कि आपके पास कोई ऐसा दो करेक्टर आ गए जिनके ऑफ कोर्स डिफरेंट करेक्टर आ गए, उनके पास की कोई डिफरेंस है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए उनकी वैल्यू जीरो से बदल जाएगी। और जीरो के अलावा कोई भी और वैल्यू जब कंडीशन में डाली जाए तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। नॉट ऑफ ट्रू उसको फॉल्स करेगा, यहाँ पे आप बाहर निकलेंगे वही ट्रू है, नॉट ऑफ ट्रू अगेन उसको फॉल्स करेगा। तो आप इफ के बजाय एल्स पार्ट में आके कहेंगे स्ट्रिंग्स आर डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये हम कैलकुलेट करें आज के कोर्स को सब्ट्रैक्ट करके। जीरो डिफरेंस का हमने मतलब समझ गए, कैरेक्टर्स आर सेम। और कंडीशन ब्रेक्स द लूप इफ अनमैचिंग कैरेक्टर इज फाउंड। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि डिफरेंस जो है ना आपके पास जो है वो जीरो के अलावा कोई आ जाए तो इट मीन्स कि आपके पास आपको मजीद चेक करने की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। और आइदर ऑफ द स्ट्रिंग टर्मिनेट्स, या इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रिंग खत्म हो जाए तो दिस आल्सो एंड्स द लूप, आप लूप से बाहर आ जाते हो। देखिए अभी ये डिफरेंस की वैल्यू है, इसकी बेस पर आप लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन कर सकते हैं। लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन जो है, जो आपके डिक्शनरी में जिस तरीके से आपके वर्ड्स की ऑर्डरिंग होती है उस ऑर्डर को आप चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने डिफरेंस की वैल्यू चेक की, नॉट ऑफ डिफरेंस है, ठीक, यानी नॉट ऑफ डिफरेंस का को यानी इसकी वैल्यू जीरो है, तो जीरो को नोट करें तो क्या हो जाएगा आपके पास ट्रू। डिफरेंस जीरो कब आएगा कि जितनी भी जो करेक्टर्स थे वो मैचिंग थे, लेकिन आपका S1 जो है उसकी ith लोकेशन पे नल नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब ये है कि S1 स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई, ठीक है। और S1 की अगर ith लोकेशन पर आपके पास जो है नल नहीं पड़ा हुआ तो इसका मतलब जो है आपके S1 स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई। कैसे? देखिए इसके एग्जांपल देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग में आपके पास करेक्टर्स हैं ABCD और दूसरी स्ट्रिंग जो है उसमें करेक्टर्स हैं ABC। तो अब देखें जब हमारे पिछली स्लाइड वाला लूप चलेगा तो A माइनस A 97 माइनस 97 आपके पास जीरो हो जाएगा, B माइनस B ये आपके पास जीरो हो जाएगा, C माइनस C आपके पास जीरो हो जाएगा। इन तीनों के केस में डिफरेंस जीरो आ रहा है। अब जब S2 पे यहाँ पे उसको नल मिलेगा तो आप लूप से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलते आपने इस करेक्टर को चेक ही नहीं किया और डिफरेंस आप साथ जीरो ले आए, ठीक है। ये जो आपकी पिछली स्लाइड्स थी उसके ऊपर अगर आप देखें ये वाला जो लूप था, आप कब बाहर निकले? जब आपकी जो है S2 पे क्या मिल गया? नल करेक्टर, लेकिन S1 पे नल करेक्टर नहीं मिला। और S2 पे नल करेक्टर तभी मिलेगा जब आपकी पहली S1 वाली स्ट्रिंग जो है वो S2 से लंबी हो। अगर S2 आपके S1 पहली वाली स्ट्रिंग लंबी है और S2 पे नल मिल गया तो इसका मतलब ये है कि पहले सारे कैरेक्टर्स मैचिंग थे और S1 वाली स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई, तो ये लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर होगी, ठीक। इसको केस में हम डिफरेंस को वैल्यू दे देंगे 1, यानी 1 क्या आइडेंटिफाई करेगा? जब आपकी पहली स्ट्रिंग जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर हो। जब आपकी पहली स्ट्रिंग जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर हो तो उस केस में हम डिफरेंस को वैल्यू दे देंगे 1 की, ठीक है जी। ओके, लेट मी रेज दिस और नाउ लेट्स मूव टू सेकंड कंडीशन। अगर डिफरेंस की वैल्यू जीरो है और आप लूप से बाहर निकल आए हैं, तो अब आपने पहले ये देखा कि S1 खत्म नहीं, यानी S1 लंबी है। अभी आपने देखा कि अगर S2 पे बैकस्लैश जीरो नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है कि S2 बड़ी है, S2 लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है। यानी अगर आप इसको, आपके पास जो है इस एग्जांपल को ऐसे ले लें कि ये आपकी S1 है और S1 के सामने आपके पास स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज A B एंड C, और इस दफ़ा जो आपकी स्ट्रिंग 2 है उसमें आपके पास करेक्टर्स हैं A B C एंड D। तो S1 देखें A माइनस A आपको जीरो दे देगा, B माइनस B जीरो दे देगा, C माइनस C जीरो देगा, और जैसे ही S1 पे बैकस्लैश जीरो मिल गया तो आपका लूप बाहर निकल आएगा। वो इस डिफरेंस को कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि एक स्ट्रिंग खत्म हो गई, ठीक है जी। और बैकस्लैश जीरो को कंपैरिजन उसको हमने शामिल नहीं करना माइनस, क्योंकि वो स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है। तो अगर आप स्ट्रिंग से बाहर निकले और सिचुएशन ये हुई कि आप जो है
आपका डिफरेंस जो है वो क्या है, जीरो है, जो कि आपको नजर आएगा। ए बी सी इस केस में क्या रहेगा, डिफरेंस जीरो ही रहेगा, जीरो का नॉट आपको ट्रू हो जाएगा। एंड S2 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश जीरो, यानी S2 वाली स्ट्रिंग आपकी खत्म नहीं हुई। तो आपको नजर आ रहा है कि S2 जो है लेक्सिकोग्राफिकली इज ग्रेटर देन S1, और इस केस में हमने डिफरेंस को क्या असाइन कर दिया, -1। तो अब हमारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, पिछली स्लाइड से अगर हम उसको लेकर आए तो हमारे इसमें जो है जो रीजन बनेगा, जो हमारा जो पूरा केस बनेगा वो क्या बनेगा कि अगर डिफरेंस की वैल्यू जीरो है और S1 भी जीरो नहीं, S1 पे भी बैकस्लैश जीरो मिल गया और S2 पे भी बैकस्लैश जीरो मिल गया, ठीक है जी, आपको दोनों पे क्या मिल गया, बैकस्लैश जीरो। तो इसका मतलब ये है कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ भी सेम है और उसके करेक्टर्स भी मैचिंग है, उसके करेक्टर्स भी आपके पास क्या है, मैचिंग है। तो उस केस में तो स्ट्रिंग्स आर सेम। अब अगर एक स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली बड़ी है तो आपको डिफरेंस तो जीरो मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली बड़ी है उसमें आपको नल कैरेक्टर नहीं मिला होगा, ठीक है। अगर पहली वाली बड़ी है तो हम डिफरेंस को 1, यानी 1 की वैल्यू डिफरेंस में क्या शो करेगी कि पहली स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है। अगर डिफरेंस में -1 है तो सेकंड स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है, जो कि ये वाला आपको ऑर्डर बता रहा है। फिर हमने स्विच किया डिफरेंस को और हमने कहा केस जीरो बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। अब वो पीछे वाले इफ की आपको जरूरत नहीं, अगर आप पूरा कोड इकट्ठा मिला के लिखेंगे। डिफॉल्ट केस, बाकी तमाम केसेस डिफॉल्ट, उसके दो ही केसेस हैं, 1 और -1। मैंने कहा कि अगर जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो जीरो से बड़ा हो तो क्या सी आउट कर दो, फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर। और अगर जीरो से छोटा है, जीरो नहीं है, तो फिर आप डिफॉल्ट में आएंगे ना, यानी -1 है तो सेकंड स्ट्रिंग इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर, जो कि ये वाला केस है। तो इस केस में अब आपने क्या किया कि डिफरेंस जीरो हो तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल और दोनों स्ट्रिंग्स इकट्ठी खत्म हुई, शर्त यह है। अब आपका कोड ऐसे काम कर रहा है। अगर आपका डिफरेंस जीरो है और एक पहली स्ट्रिंग जो है वो खत्म नहीं हुई, वो लंबी है, तो डिफरेंस को 1 से हमने इनिशियलाइज कर दिया, 1 उसको साइन कर दिया, विच शोज कि फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर, और -1 शोज द सेकंड स्ट्रिंग इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर, ठीक है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिफरेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम द लूप ऑफ प्रीवियस स्लाइड कैन हेल्प डिटरमाइन द लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। अगर डिफरेंस जीरो है और पहली स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई तो डिफरेंस को क्या साइन कर दिया, 1, ये वाली कंडीशन। 1 का इंडिकेट कर दैट फर्स्ट स्ट्रिंग इज लॉन्गर इन लेंथ एंड इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर एज ऑल प्रीवियस कैरेक्टर्स ऑफ S1 एंड S2 वर मैचिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग का पता नहीं तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि काइंडली थोड़ा सा उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए इस स्लाइड को पढ़ने से पहले, ताकि आपको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग जो है वो क्लियर हो जाए। इफ नॉट आउट डिफरेंस एंड S2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई, तो फिर हम -1 असाइन करेंगे, और -1 क्या इंडिकेट करेगा कि सेकंड स्ट्रिंग जो है वो लंबी है लेंथ में और वो लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है। क्यों? इसलिए कि उससे पीछे वाले तमाम कैरेक्टर्स S1 और S2 के वो मैचिंग थे, इसीलिए डिफरेंस की वैल्यू क्या रही, जीरो रही, ठीक है जी। अगर बोथ कंडीशंस फॉल्स, यानी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो और ये वाली भी कंडीशन फॉल्स हो, यानी एक भी स्ट्रिंग पे जो है आपके पास बैकस्लैश यानी खत्म वो लंबी ना हो, सेम लेंथ, यानी इस दोनों को बैकस्लैश जीरो मिल जाए, तो फिर उस केस में क्या होगा, डिफरेंस की वैल्यू सिर्फ जीरो रहेगी। तो इस केस में आप इंडिकेट कर सकते हैं कि जीरो का मतलब ये है कि दे आर एग्जैक्टली मैचिंग स्ट्रिंग। इस तरीके से आप लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोड आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। देखिए इसमें एक मैंने अल्फ़ाबेट केस यूज़ किया है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अल्फ़ाबेट केस इक्वल जीरो, और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इसके टॉप पर हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूड किया, सॉरी एक हेडर फाइल हैश इंक्लूड लिमिट्स हैश इंक्लूड लिमिट्स हमने इंक्लूड किया है यूजिंग नेम स्पेस std int alphabet underscore case equals 0 s1 of 100 comma choice equals y, ठीक है। S1 आपकी स्ट्रिंग है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम यूजर से, हम i को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, यूजर से कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड कर दो, और इस दफा हम इनपुट लेने के लिए यूज कर रहे हैं cin.getLine। cin.getLine एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके दो पैरामीटर्स हैं, पहला स्ट्रिंग का नेम और कामा, उसके बाद स्ट्रिंग की लेंथ 100। cin.getLine जो है इसके जरिए से जब आप इनपुट लेते हैं तो यू कैन टेक इनपुट एज अ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसेस,
ठीक है जी। ये वाला जो आपका कोड है ये आपका कन्वर्ट करेगा लोअर केस के कैरेक्टर्स को अपर केस में और अपर केस को लोअर केस में, या जो आपकी चॉइस होगी ये वो यूज करेगा। फिर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं एंटर वन फॉर लोअर केस कन्वर्जन एंड 0 फॉर अपर केस कन्वर्जन। सी इन अल्फाबेट केस यूजर से आप ले लें। अब देखें 1 किस लिए होगा, लोअर केस के लिए, और 0 किसके लिए होगा, अपर केस के लिए। तो अब स्विच टू अल्फाबेट केस आप स्विच कर देंगे। यहाँ पे ये बताता जाऊँ कि देखो स्विच आपको पता होगा कि यहाँ पे लिखी वैल्यू या इंटीजर होगी या करेक्टर होगी, फ्लोट नहीं हो सकती, एक। और दूसरा है कि स्विच की बॉडी में आप कभी भी कोई वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर स्विच के केस में आपने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज किया तो ये उसमें आपको एरर दे देगा। केस 0 पे हमने क्या करना है, हमने लोअर केस को कन्वर्ट करना है अपर केस में। तो जब तक स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए उसके हर करेक्टर को उठाओ, ठीक, और हर करेक्टर को देखो कि क्या वो वाले करेक्टर्स जो लोअर केस की रेंज में है उसको ले जाओ किस रेंज में, अपर केस में। उसके लिए आप देखें ये हम दोनों लोअर केस और अपर केस का डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये आपको पता है 97 - 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी स्मॉल ए को अगर आपने कैपिटल ए में ले जाना हो तो कैपिटल ए आपको पता है 65 है। कैपिटल अल्फाबेट्स के जो आस्की कोड्स हैं वो छोटे नंबर्स हैं और स्मॉल अल्फाबेट्स के आस्की कोड जो है वो बड़े नंबर्स हैं। ये वाला कोड जो है आपको नया आस्की कोड प्रोवाइड करेगा और S1FI में पड़े हुए लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये लूप आपका चलता रहेगा जब तक वो लोअर केस में कन्वर्जन ना हो जाए। इसी तरह ये वाला कोड जो है आपके पास पूरे करेक्टर अरे को रीड करेगा, तब तक रीड करता रहेगा जब तक उसमें \0 ना मिल जाए। और यहाँ पे आप देखें उसी तरह वहाँ पे माइनस कर रहे थे और यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल ए जो है उसका आस्की कोड 65 है और स्मॉल ए का आस्की कोड आपके पास 97 है। तो इस केस में आपके पास जो है आपका लोअर क्या नाम है, अपर केस जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट होगा। तो अब आप देखें 65 जो और 97 का आप डिफरेंस निकाल कर देखें और ये वैल्यू जब आप इसमें ऐड करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हम ये वैल्यूज़ लिख रहे हैं। अगर आप सिंपली एक इसको स्टार CH इक्वल्स स्मॉल ए आप लिखें और उसके साथ आप प्लस करें इन दोनों का डिफरेंस, तो मैं आपको कैलकुलेट नहीं करके देता हूँ, आप खुद थोड़ा सा सोचिए तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा कि ये अब लोअर केस टू अपर केस आप किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन काफ़ी इजीली हो जाएगी आपके पास। अच्छा जी, अब C++ में आपके पास एक बिल्ट इन क्लास है स्ट्रिंग के नाम से, और इसको यूज़ करते आप हैश इंक्लूड स्ट्रिंग जो है वो लगाते हैं टॉप पे, और बहुत आसानी से आप उन स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्ट्रिंग की टाइप के जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो उसको अरे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन सिंपल वेरिएबल्स को आप इस तरीके से स्ट्रिंग्स असाइन कर सकते हैं। कैरेक्टर में एक कैरेक्टर आता है और स्ट्रिंग में पूरी स्ट्रिंग आती है। ये प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये क्लास टाइप है। C++ में एक स्पेशल डिफाइंड एडेड टाइप है, और इस str में आपने हेलो स्टोर कर दिया, ग्रीटिंग में आपने वेलकम स्टोर कर दिया। इस तरह आप एक और स्ट्रिंग बना दें नेम, आप पूरी स्ट्रिंग्स जो है एक सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन एरे। बैकएंड पे कॉन्सेप्ट वही होता है जो पीछे चल रहा था। अब इसके लिए बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शन भी हैं। ये देखें जैसे हमने दो स्ट्रिंग बनाई, str1 एक में एप्पल स्टोर किया और str2 में हमने बनाना स्टोर किया, ठीक। अब आप देखो तो अब ये कंपैरिजन करेगा, str1 डॉट आप लगाएं, लेकिन इसके लिए हैश इंक्लूड स्ट्रिंग आपने दिया, बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं कंपेयर, और str2 आप उसको पास कर रहे हैं। ये इन दोनों स्ट्रिंग्स को str1 और str2 को कंपेयर करता है और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ये क्या इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, 0 1 एंड -1। ये बिल्ट इन ऐसे काम करता है। अगर ये 0 रिटर्न करे तो इसका मतलब ये कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल, 0 रिटर्न ना करे तो स्ट्रिंग्स आर डिफरेंस, 1 रिटर्न करे तो इसका मतलब ये कि पहली स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है, और -1 रिटर्न करे तो इसका मतलब है कि दूसरी स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है। क्यों है, इसका पूरा कोड हमने खुद पीछे लिखा और हमें पता है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है जी। इसी तरह बिल्ट इन स्ट्रिंग क्लास के अंदर आपके पास जो है एक और फंक्शन पाया जाता है लेंथ नाम का। आप सिंपली स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेयर की, देखें वर्ड इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, वर्ड स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया आपने प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग से। आप सी आउट करें वर्ड डॉट लेंथ, ये बिल्ट इन फंक्शन किया है, पहले स्ट्रिंग का नाम लिखा है डॉट, उसके बाद लेंथ का फंक्शन कॉल किया है, तो ये आपको इस वर्ड में पड़ी स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देगा, यहाँ पे आउटपुट में दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने लेंथ कैलकुलेट करना भी सीख ली। आप स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपली द प्लस ऑपरेटर।
स्ट्रिंग फर्स्ट इक्वल्स हेलो, स्ट्रिंग सेकंड इक्वल्स वर्ल्ड। तो फर्स्ट में हेलो स्टोर हो गया और सेकंड में वर्ल्ड। आप फर्स्ट प्लस सेकंड, ये प्लस ऑपरेटर जो है अगर आप फर्स्ट और सेकंड पे अप्लाई करो तो हेलो वर्ल्ड की जो पूरी स्ट्रिंग है विदाउट स्पेस मैसेज में स्टोर हो जाएगी। आप सिंपल प्लस ऑपरेटर को यूज करते हुए सी प्लस प्लस की स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास पूरी स्ट्रिंग का केस इकट्ठा तो चेंज नहीं होता, लेकिन आप एक एक कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए दो तरह के फंक्शंस पाए जाते हैं, एक टू अपर और एक टू लोअर। जैसे कि उसका नाम बता रहा है, टू अपर को देखें एज अ पैरामीटर आप एक कैरेक्टर पास करें तो लोअर केस को कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, और टू लोअर को जब आप कोई पैरामीटर कैरेक्टर पास करें तो आप जो वो अपर केस के कैरेक्टर कन्वर्ट कर देगा लोअर में। इसका भी पीछे हमने कोड देखा, अपर और लोअर केस की कन्वर्जन कैसे होती है। देखिए लूप चल रहा है और ये कहता है जब तक आस्की कोड आपको जीरो यानी /0 नल कैरेक्टर ना मिल जाए तब तक हर कैरेक्टर को उठाओ और उसको अपर केस में कन्वर्ट करते रहो और आखिर में टेक्स्ट स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो। तो अगर ये आपने स्मॉल हेलो दिया था तो इसका आउटपुट जो है वो आपके पास कैपिटल हेलो होगा। सीन डॉट गेटलाइन हमने पिछले स्लाइड पे यूज भी किया, और सीन डॉट गेटलाइन जो है ये आपके पास उस वक्त इनपुट के लिए यूज होता है जब आपने इनपुट लेना हो इंक्लूडिंग स्पेसेस। नॉर्मल सीन जो है वो स्पेसेस को इग्नोर करता है, ये इनपुट लेना तब बंद करता है जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आपकी पूरी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसेस जो है आपके दिए हुए वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम गेटलाइन को यूज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनपुट जो है एक स्ट्रिंग है, इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो सीन की स्ट्रीम को दे दो। ठीक, और यू एंटर्ड इनपुट, बात समझ रहे हैं? ठीक है, नहीं तो ये आपके पास जो है ये गेटलाइन इस तरीके से भी यूज हो सकता है। ठीक, ये सीन की स्ट्रीम से जो है ये देखें आपके पास स्ट्रिंग इनपुट है, सॉरी ये सीन की स्ट्रीम से वैल्यू आप दे रहे हैं इनपुट को, और इनपुट को आपके की स्ट्रिंग को बाद में प्रिंट कर सकते हैं। गेटलाइन के यूज हमने पीछे देख भी लिया। ठीक है जी। अच्छा, कुछ और फंक्शंस आपके पास हैं, इनकी डिटेल्स इंशाल्लाह बाद में आएंगी। इग्नोर के जैसे फंक्शन है, इग्नोर का फंक्शन क्या करता है, ये आपके पास जो है स्ट्रिंग की क्लियरेंस के लिए यूज होता है आमतौर पे। स्ट्रिंग की नहीं स्ट्रिंग की, कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर्स पड़े हो तो उनको आपसे कैसे क्लियर करना है, इनको इंशाल्लाह फिर हम कमिंग स्लाइड्स में इग्नोर को और पीक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।